Today's podcast is very special for me also because we will be meeting action director of the movie Dhurandhar. एक बच्चा जिसके मन में कोई ख्वाहिश होगी या कोई सपना रहा होगा, कोई आइडिया रहा होगा जो आपको आज यहाँ तक लेके आया है. मेरे फादर खुद एक्शन डायरेक्टर थे. गुलाब राव नाम था उनका एंड 80s और 90s में काफ़ी काम किया उन्होंने. बस 93 में उनका डायबिटिक सेप्टिसिमिया से देहांत हो गया. मैंने वो दिन सहे जो एक नया न्यू कमर जो है इंडस्ट्री में सहता है. बिकॉज डैडी के इंडस्ट्री में होते हुए भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा. ये नया हिंदुस्तान है. Everyone is talking about it. आदित्य सर जी मुझे बुलाई थी ना उस फिल्म के लिए. जब मुझे उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसा करना है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड. वो आइडिया तो आदित्य सर का था, बट उसमें ऐसा था कि उनका कि वो उसको अंदर डालेगा और बाद में फ्लेम बढ़ा देगा. The last scene जहाँ पे वो उज़ैर फुटबॉल खेलते हैं ना, वो जो सर फोड़ता है, तो उसमें हम लोगों ने. How was the experience working with Ranveer Singh, sir? How was it? See, this is my first film. Actually मेरी पहली फिल्म है. हाँ. और शायद ये मेरी पहली फिल्म जो है मेरी उनके साथ बिगिनिंग है. बट विद इन 3-4 days he was so sweet with me. फिल्म थी वीर गति. Okay. तो वहाँ पर एक्शन के दौरान मेरा ये जो फीमर बोन है लेफ्ट साइड का, वो हड्डी 2 टुकड़ों में हो गई. और मुझे लगा कि मेरी लाइफ. लोगों ने पूछा मुझसे कि भाई आप तो जान की जोखिम लगाते हो, तो फिर हम लोग आपको इंश्योरेंस क्यों देना चाहिए. बाद में ने खुद ये स्टेप आगे लेकर के सारे स्टंटमैन लोग का इंश्योरेंस उन्होंने करा. मैंने काम एशियंस के साथ किया है, बैंकॉक के कई एक्शन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, कोरियंस के साथ काम किया है. वो हमारे साथ जेलअप होके काम करते हैं. So don't you think गवर्नमेंट को कुछ और इंस्टीट्यूट्स बनाने चाहिए फॉर एक्शन डायरेक्टर्स? और नहीं, एक ही बना दे हमारे लिए. द फिल्म इंडस्ट्री not an industry, it is called as unorganized sector. Like we are part of this country. हम पूरे वर्ल्ड को एंटरटेन करते हैं भाई. कुछ तो ध्यान दे दो भाई. Exactly. To culminate everything, movies, films आपके लिए क्या मायने रखते हैं? Life. Hi sir, thank you so much for coming on our show. ये एक्चुअली हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम आज आपको इंटरव्यू कर रहे हैं. बिलीव मी. नहीं सर आपको शायद रियलाइज नहीं होता, यू आर एन इंस्पिरेशन टू मिलियन ऑफ दोज जिनके लिए शायद आज तक बड़ा जो पर्दा है वो एक सपना है. ओह अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ जी, नहीं सीरियसली. और सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस. एंड अभी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको रामायण के लिए भी आने वाले टाइम में डेफिनेटली अवार्ड मिलेगा. एज यू नो, हमारे जो शो का फॉर्मेट है, इट इज़ अबाउट नोइंग यू, द रियल यू. विकिपीडिया पे, IMDb पे जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी टैबलॉइड्स पे बातें होती हैं, वो शायद सिर्फ आपके पर्सनैलिटी के एक पार्ट के बारे में होती है, पर हम आपको जानना चाहते हैं. लाइक आपकी बिगिनिंग, आपका जो आप कहाँ से आए, कैसे आपने शुरुआत की, वो तो एक पार्ट है. लेकिन उससे भी पहले एक बच्चा जिसके मन में कोई ख्वाहिश होगी या कोई सपना रहा होगा, जो कोई आइडिया रहा होगा जो आपको आज यहाँ तक लेके आया है. सो वहाँ से प्लीज़ आप अपनी जर्नी के बारे में स्टार्ट कीजिए. तो इट विल बी एक्चुअली मैं सबसे पहले तो आदाब आप सबको, व्यूअर्स को. मेरे फादर खुद एक्शन डायरेक्टर थे. गुलाब राव नाम था उनका एंड 80s और 90s में काफ़ी काम किया उन्होंने. बस 93 में उनका डायबिटिक सेप्टिसिमिया से देहांत हो गया. और मेरी पैदाइश बॉम्बे की है. पैदाइश पढ़ाई सब बॉम्बे में हुई. तो क्योंकि फादर हमारे जो थे वो नासिक से थे, तो आई एम प्योरली महाराष्ट्रियन. और मैं जब छोटा था और जब फादर के साथ शूटिंग देखने जाया करता था ना, तो वहाँ पर बहुत सारे जो मेरे फादर के शागिर्द थे, स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं, उनके असिस्टेंट्स भी बोल सकते हैं, तो वो लोग जब किसी बड़े एक्टर का डुप्लीकेट कर रहे हो, तो धर्मेंद्र का डुप्लीकेट कर रहा है या शक्ति कपूर का कर रहा है, संजीव कुमार का कर रहा है, कोई विनोद खन्ना का कर रहा है. और हमेशा मैंने जब भी जाता था ना, तो ऐसे कोई स्टंट्स देखता था कि किसी ने बहुत अच्छा शॉट दिया तो धर्मेंद्र जी गले लगा रहे, ओ कादर क्या बात है, ओके. कोई रशीद को प्रेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. कई बार ये भी देखा मैंने कि एक्टर्स अपने जेब से पैसे निकाल के उनको इनाम दे रहे हैं. तो बहुत एक्साइटमेंट होता था. यार लाइफ तो ये है कि इतने बड़े बड़े स्टार, इतने बड़े बड़े लोग जिनके लिए
जिनकी एक झलक के लिए पूरा हिंदुस्तान कहिए या पूरी दुनिया कहिए तरसती है, और वो मुझे मेरे बाप मतलब फादर के ज़रिए देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट था। डैडी तो मेरे चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, बट मेरा कभी ध्यान उस तरफ गया ही नहीं, क्योंकि मेरा बचपन से जो रुझान रहा है वो पूरा एक्शन की तरफ और स्टंट की तरफ रहा है। तो करते करते जब मैं एसएससी में पहुंचा तो ये डिसाइड करना था कि अभी आगे करना क्या है। तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि नहीं, मुझे तो स्टंटमैन ही बनना है। और क्या था कि उस दौरान जब मैं एसएससी में पहुंचा था, हम 6 भाई 3 बहन, और बड़ी फैमिली थी काफ़ी। देन मेरे फादर जब बॉम्बे आए थे, जब उनकी शादी हुई थी, उसके बाद उन्होंने मतलब जो कुछ भी उन्होंने कमाया, जो कुछ भी उन्होंने किया, उन्होंने सबके लिए बहुत कुछ किया। मेरे मामू लोग हो गए, मेरे चाचा लोग हो गए, मेरे बड़े अब्बा वगैरह हो गए, उनके बच्चों के लिए इन्होंने बहुत मतलब उनके लिए किया। तो जब आखिरी में उनकी डायबिटिक सेप्टिसिमी हुआ तो उन्होंने काम करना बहुत कम कर दिया था। तो प्रॉब्लम्स तो आना शुरू हो गई कि बड़ा भाई हमारा जो है सऊदी गया था, वो वहाँ फंस चुका था। लाइक उसको किसी और टेलर के काम के लिए लेके गए थे और वहाँ पर उसको किसी और काम में डाल दिया। कांटेक्ट नहीं, क्योंकि उस टाइम पे टेलीग्राम्स होते थे, कांटेक्ट्स होते नहीं थे, सब कुछ था। तो डैडी तो शायद उस वजह से भी परेशान थे। फिर बाकी जो 2 भाई थे तो वो लोग भी सोफ़ा मेकिंग का काम वगैरह करते थे। तो मतलब वक्त जो था थोड़ा सा बुरा चलने लगा था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार क्यों ना ऐसा कुछ काम करके अपनी फैमिली की मदद की जाए करें। तो मैं और मेरा छोटा भाई था आसिफ, हम दोनों ने एसएससी साथ में पास की थी। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि यार मैं काम करता हूँ, तू पढ़ाई कर। ओके। सो फिर मैंने उसको कॉलेज, हालांकि मैंने 2 टाइम कॉलेज के फॉर्म्स भरे, बट जब भी कॉलेज के गेट पे पहुंचता था तो लगता था कि यार ये तो खर्चा बढ़ाने वाला काम है, क्यों ना फैमिली की मदद की जाए और ख़र्चा कम किया जाए। तो मैंने सोचा नहीं, छोटे वाले भाई को पढ़ने देते, अपन काम धंधे पे लग जाते। मैंने वहीं से प्रैक्टिस शुरू कर दी। फिर जो मेरे डैडी के स्टूडेंट थे, शागिर्द थे, कादर भाई, उनको ज्वाइन किया मैंने, और उन्होंने पूरे मुझे एक्रोबैट सिखाया, स्वॉर्ड फाइट सिखाई, लाठी फाइट सिखाई, हाइट से जंप कैसे करते हैं, फाइट में गिरते पड़ते कैसे हैं, अगर कोई चीज़ ब्रेकिंग करनी हो, हाइट से अगर ज़मीन पे गिरना हो तो कैसे अपने आप को सेव करना चाहिए। ये चौपाटी, चेन्नई रोड चौपाटी पे मफतलाल स्विमिंग पूल होता था, उसके बाजू में एक बीच का छोटा सा टुकड़ा था जो पब्लिक के लिए था। तो रोज़ सुबह 5 बजे उठ के मैं वहाँ पर जाता था प्रैक्टिस करने के लिए। 5 से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक मैं प्रैक्टिस करता था। और क्योंकि अभी एसएससी की एग्ज़ाम्स हो चुके थे तो घर पे फ्री हो गए थे, तो हमेशा से डैडी, मेरे जो अब्बा थे, वो हमेशा बोलते थे कि बेटा खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो अपने आप को किसी न किसी चीज़ में बिजी रखना। भले आमदनी की फ़िक्र मत करना कि आमदनी, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ से आमदनी हो जाए, लेकिन अपने आप को संभालना, क्योंकि वो दौर भी ऐसा था और उम्र भी थी कि जहाँ बच्चे बिगड़ सकते थे। तो ये कौन सा, लाइक अगर मैं एग्जैक्टली ईयर 1986 वेरी डिफरेंट टाइम ऑफ बॉम्बे, वेरी डिफरेंट टाइम ऑफ बॉम्बे, क्योंकि उस टाइम पे अंडरवर्ल्ड बहुत उरूज पे था। अंडरवर्ल्ड उरूज पे था उस टाइम पे। लाइक ड्रग्स जो थे वो नया आया था, सब ब्राउन शुगर्स और चरस, ये वो बहुत सारा चलता था। और जब मैं जिस टाउन के जिससे हम लोग रहते थे, नागपाड़ा एरिया था वो, नागपाड़ा शुक्ला जी स्ट्रीट का एरिया था, जहाँ पर ये सब चीज़ें आम थी। और क्योंकि डैडी हमारे, मतलब हमारे जो वालिद थे, उन्होंने कभी स्मोकिंग के अलावा कभी कुछ किया नहीं, उन्होंने कभी अल्कोहल नहीं कंज्यूम किया, कभी नहीं। और सेम चीज़ वो हमको सिखाते थे कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो इन सब चीज़ों से दूर रहना करें। और तो जब प्रैक्टिस ख़त्म होती थी 9 साढ़े 9 बजे सुबह में, घर पे आते थे नहा धो के, फिर मेरे एक डॉक्टर एहतेशाम खान करके थे, उनको मैंने ज्वाइन कर लिया था एज अ कंपाउंडर। Because you wanted to be a doctor. Yes, it's not like I wanted to be a doctor, but लेकिन ऐसा था कि खाली रहूँगा तो शायद मैं किसी फालतू दोस्तों में पड़ जाऊँगा या गलत दोस्तों के साथ में शायद बिगड़ जाऊँगा। तो मैंने भी अपने आप को सोचा था कि नहीं यार, थोड़ा सा बिजी रखते हैं अपने आप को। तो क्योंकि मेरे जो साथ के दोस्त थे वो सब काम धंधे वाले हो गए थे, सब एसएससी करने के बाद किसी की खुद की दुकान थी, वो दुकानदारी में लग गए, किसी की अपनी लाइक एक फ्रेंड था मेरा साबिर, वो दुबई चला गया। तो एक ये था अशफाक करके था, वो कार की पेंटिंग वगैरह करता था, तो वो अपने काम में मशरूफ था जी। तो मैं एक ऐसा शख्स था कि जो फ्री था। तो मैंने भी बोला अपने आप को बिजी रहना, सभी लोग हम लोग शाम में मुलाकात होती है, पूरा दिन तो कुछ होता नहीं है। तो वैसे मैं कंपाउंडरिंग करना शुरू कर दिया। फिर डॉक्टर एहतेशाम के पास मैं कंपाउंडरिंग करता था, तो वहाँ पर मॉर्निंग 11 बजे से लेके 2 बजे का टाइम होता था।
ओके अब 2 बजे के बाद में फिर घर पे आके खाना वाना खा के थोड़ा देर आराम करता था। फिर उसके बाद फाइटर ऑफिस जो बॉलीवुड की जो स्टंट यूनियंस की जो ऑफिस थी वो पहले उस वक्त महालक्ष्मी में हुआ करती थी। ओके तो महालक्ष्मी में मैं जाता था ताकि लोगों से मिलूं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं, बताऊं कि मैं गुलाब भाई का लड़का हूं, तो शायद मुझे काम मिलना शुरू हो जाए। तो ये वो दौर था जब मैं स्टंटमैन का कार्ड मतलब मेंबरशिप नहीं लिया था, बट फिर भी लोगों से जान पहचान बनाने के वास्ते ताकि आगे के लिए मेरे लिए ईजी हो जाए मैं जाता था वहाँ पर। फिर शाम में 6 बजे जब वहाँ से ऑफिस का टाइम खत्म होता था वापस घर आता था, तो फिर ब्रेक शाम की चाय नाश्ता करके वापस से डॉक्टर के पास कंपाउंडिंग करने जाता ओह था। माय गॉड। तो 7 से लेके 11 बजे तक फिर वहाँ रहते थे। फिर 11 बजे छुट्टी होती थी, घर पे आते थे, खाना वाना खाते थे, दोस्तों के साथ आधा पौना घंटा बातचीत किया, सब कुछ किया, फिर सो जाते थे। फिर सुबह उठ के फिर प्रैक्टिस पे। तो वो दौर में मतलब मैंने प्रैक्टिस काफ़ी किया। मैंने प्रैक्टिस उस टाइम पे मतलब मैं आपको बताऊँगा 86 में मैंने SSC किया। उसके बाद मैं 90 में मुझे मेंबर बनने का चांस मिला। मतलब 4 साल का रिगरस 4 साल, हाँ 4 साल का मेरा बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई और वही ट्रेनिंग मुझे बहुत आगे तक लेके गई। मतलब जो कादर भाई ने मेरे पे मेहनत करी मैं ये बोल सकता हूँ। हालांकि हमारे वालिद भी आते थे प्रैक्टिस कराने के वास्ते, सब कुछ था, लेकिन बट ये था कि हमेशा होता ना कि बाप बेटे को शायद थोड़ा सा नरमी से सिखाएगा। हाँ जी, ट्रू दैट। तो वो उसमें क्या होता है कि शायद मैं थोड़ा सा बोलूँ अरे ये दर्द हो रहा है या ये लग रहा है, तो शायद मेरे वालिद को थोड़ा ऐसा लगता था ये ज़्यादा मत करा, ऐसा मत कर। तो बट वो कभी वो नहीं करता। उनको जब ऐसा लगता था ना कि ये थोड़ा सा मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, मतलब वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया एकदम आना जाना थोड़ा कम कर दिया प्रैक्टिस पे। बोले तुम लोग करो, जब ज़रूरत पड़ी मैं आऊँगा। तो पूरा टाइम कादर भाई ने मेरे को सिखाया। फिर जब 90 में मैं मेंबर बन गया तो मेरी पहली फिल्म थी इंसाफ भवानी का। उसके पहले मैंने एक्चुअली छोटा मोटा जब थोड़ा क्योंकि मेरी हाइट कम थी तो बच्चे लोग के डुप्लीकेट में उसमें कभी कभी फादर के साथ जाता था, बट वो बहुत मिनिमाइज था, बहुत मतलब मामूली सा। बट आई रिमेम्बर आपने कुछ मूवीज में कैमियो भी किया, काफी सारी मूवीज में किया। काफी में किया वो तो थोड़े दिन की बात की। बट लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया, जब मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्टूडियो में एज अ स्टंटमैन था, तो वो था इंसाफ भवानी का, जिसमें हेमा मालिनी सुरेश वगैरह थे। ओके। और उसी दिन मेरा मैं समझता हूँ कि शायद मेरे वालिद ने मेरा एग्ज़ाम भी लिया। एक ही दिन में एक्सेल स्टूडियो में उन्होंने मुझसे 4 बड़े बड़े फॉल्स के शॉट लिए। लाइक वो हवेली थी, वहाँ से गोली का रिएक्शन लेना और ऊपर से नीचे फॉल करना बॉक्सेस पे। देन वहाँ एक मंदिर था, मंदिर के पास बिकॉज वो डकैत फिल्म थी, तो वहाँ ऐसा दिखाया गया था कि गांव में हमला हुआ है डकैत का। तो कुछ डकैत छत पे भी चढ़ गए, कुछ इधर से चढ़ गए। तो सुरेश ओबेरॉय क्योंकि वहाँ पर आता है और वो फायरिंग करके सबको मार के गिराता है, तो उसमें काफ़ी फाइटर्स के शॉट्स डैडी ने मुझे ले चल अभी यहाँ से किया, अभी काम कर वहाँ से फॉल करके दिखा। तो वो करते करते मेरे शायद हो सकता है कि वो ये भी देख रहे हो कि मैं कितना मतलब। और उन्होंने हार्ट टेस्ट लिया होगा, हार्ट टेस्ट फादर वांट्स की। नहीं, हार्ट टेस्ट इसलिए क्योंकि कादर भाई ने ऑलरेडी उनको बोला था कि बहुत अच्छे से तैयार हो गया। 3-4 साल में मतलब इतना अच्छे से तैयार हो गया था कि मैं फिल्म टेक्निक को समझने लग गया था, क्योंकि डैडी के साथ जाना आना भी था। क्योंकि उन 4 साल में ऐसा भी नहीं था कि मैं घर पे था। जब डिस्पेंसरी में काम करता था और शूटिंग वगैरह होती थी तो मैं शूटिंग पे भी चले जाता था डैडी के साथ। मैंने SFX का काम भी शुरू कर लिया था। जो SFX है, ब्लास्टिंग हो गई, आप देखते हैं कि गोली हिट हुई, ब्लड निकला। हाँ, कुछ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप ऑडियंस को ना, बिकॉज लेमैन को बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो नहीं पता, जैसे CGI क्या है, करेक्ट, और आपका वायर से जब आप करते हैं एक्शन स्टंट वो क्या है, अभी आप जो बता रहे हैं। हाँ, SFX एक्चुअली स्पेशल इफेक्ट्स। लाइक जब हम देखते हैं कि गोलियां चलती है तो दीवार पे गोली लगी होगी, वहाँ स्पार्क हुआ होगा, या इसका कुछ खांचा उड़ गया, या बॉडी गोली पे लगी, गोली जो है वो बॉडी पे लगी और यहाँ से ब्लड निकला। तो ये सब SFX के अंदर आते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स में। तो ये सब का काम मैंने सीखा, कैसे इसको बनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैंने शुरुआत वहाँ से स्टूडियो में जाना शुरू कर दिया था। और शायद इसीलिए मेरे लिए जो फर्स्ट डे ऑफ स्टंटमैन का था वो मेरे लिए बहुत इजी था, क्योंकि मैं थोड़ा सा शूटिंग के माहौल से मतलब फैमिलियर शुरू होता चला गया था। उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा और जगहों पे काम किया और लोगों के साथ काम किया। फिर जो डैडी के असिस्टेंट हुआ करते उस टाइम पे अब्बास भाई, हनीफ अब्बास, तो 92 में वो लोग एक्शन डायरेक्टर टर्नअप हो गए। तो क्योंकि डैडी की तबीयत ठीक नहीं थी तो 92 में उन्होंने काम भी बहुत कम, 90 के बाद फादर ने ज़्यादा काम नहीं किया एक्चुअली, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, डायबिटीज़ की वजह से बड़ी परेशानी थी उनको। तो मेरे लिए वो एक स्ट्रगल डे था, क्योंकि एक्शन डायरेक्टर भले घर में है लेकिन वो खुद से काम नहीं पकड़ रहे थे।
तो मेरे लिए बहुत स्ट्रगल डे था, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि न्यू कमर्स को कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने वो दिन सहे हैं जो एक नया न्यू कमर जो है इंडस्ट्री में सहता है, बिकॉज डैडी के इंडस्ट्री में होते हुए भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, हाँ। क्योंकि स्ट्रगल इज एक्चुअली हम उसको स्किप नहीं कर सकते, देयर इज नो स्किप बटन। एंड आई थिंक कि मेरा सक्सेस का एक राज भी है, हाँ। कि जो स्ट्रगल मैंने देखा है ना अपनी लाइफ में, आज उसकी सक्सेस को मैं बहुत मतलब प्राउडली बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ कि मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। और बहुत स्ट्रगल किया मैंने, बिकॉज एक एक्शन डायरेक्टर लड़का होते हुए भी काम का नहीं मिलना, और किस तरीके से काम ढूंढने के लिए स्ट्रगल, काम करने के लिए स्ट्रगल। मैं सेट पे जाता भी था तो क्योंकि मेरी हाइट बहुत कम थी, दुबला पतला सा था, छोटा सा दिखता था, और उस टाइम पे सारे फाइटर्स जो है वो 6 फीट, पौने 6 फीट के होते थे, उन सब के सामने मैं बहुत छोटा सा लगता था। तो मुझे ज़्यादातर उस टाइम पे ना लेडीज़ डुप्लीकेट के काम ही मिलता था। ओके। तो जैसे उस टाइम पे हेमा जी का भी मैंने कर लिया, अमृता सिंह का किया, मनीषा कोइराला का किया, मतलब जो उस दौर के जो लोग एक्ट्रेसेस थे उनका डुप्लीकेट मिलता, श्री प्रदा का किया। देन मतलब जैसे जैसा काम मिलता गया मैं करता गया। अच्छा टाइम अगर मैं बोलूँ आया जब हनीफ अब्बास एक्शन डायरेक्टर बने हैं, उनकी फिल्म थी उनकी वतन, उसमें मैंने बहुत सारे स्टंट्स किए। तो उसके बाद फिल्म मधोश किए, मधोश के बाद फिर अब्बास भाई का काम बहुत बढ़ने लगा, हनीफ अब्बास का काम बढ़ने लगा। देन सरफरोश ये वो करते करते तो फिर बिजी हो गए। फिर मुझे अपना काम दिखाने का जब मौका मिला और अब्बास भाई ने मेरे काम को सराहा, तो मुझे बहुत सारा काम दिया। तो मेरे वो दिन अच्छे लगे। बट जैसे ही वो दिन अच्छे हो रहे थे, अभी 90 से 93 94 का दौर, तो 93 का दौर ऑलमोस्ट स्ट्रगल का था मेरा। ये भी बोल सकता हूँ 94 के आसपास का देर स्ट्रगल था। और 95 में फिल्म वीर गति में मेरा एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट, और 93 में पहले डैडी ऑफ हो गए। तो क्योंकि डैडी हॉस्पिटलाइज हुए थे तो काफ़ी कर्जा सर पे चढ़ गया था। एक तो वो स्ट्रगल्स के दिन जो थोड़ा बहुत कमाया था वो भी जाता रहा, और क्योंकि बेचारे भाई लोग सारे, हम सभी भाई लोग स्ट्रगल में लगे। हाँ, और छोटे भी थे आपके यहाँ पे, और मेरे से छोटे भी थे, मेरे से 3 छोटे थे। तो डैडी के ऑफ होने के बाद में 93 में डैडी ऑफ हुए, थोड़ा बहुत अच्छा कमा के थोड़े पैसे जमा किए, तो 95 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर पूरा साल बर्बाद हो गया मेरा, क्योंकि फिल्म थी वीर गति। तो वीर गति में एक शॉट था जहाँ पर सलमान खान जो है वो स्टेशन से बाहर जा रहा होता है और उसको गुंडे लोग घेर रहे थे। तो वहाँ पर एक्शन के दौरान मेरा ये जो फीमर बोन है लेफ्ट साइड का, वो हड्डी 2 टुकड़ों में हो गई। और मुझे लगा कि मेरी लाइफ अब ख़त्म हो गई, बिकॉज टायर छोटा बड़ा हो जाएगा, स्टंटमैन के लायक नहीं रहूँगा। बट और क्योंकि उन दौर में ऑपरेशंस वगैरह भी बहुत कम करते थे लोग, तो मैं भी बोला, डर के मारे बोला कि मुझे ऑपरेशन नहीं करना है। और मुझे जून अगस्त स्टेशन से उन्हें घर पे लेकर आ गया। तो डेली एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आता था और वो प्लास्टर करता था, पैर में स्ट्रैक्शंस डाल के रखा था, सब कुछ किया था। फिर सलमान खान सबको भाई को मालूम पड़ा कि एजाज का, क्योंकि उन्होंने देखा उनके सामने एक्सीडेंट हुआ, वो शॉट में थे, तो उनको ये पता चला कि मैं ऑपरेशन करने से मना कर रहा हूँ। तो सलमान मैंने बोले कि नहीं, मेरे को मिलना है। तो मैं उस वक्त में चौल में रहता था, नवाब चौल, बॉम्बे सेंट्रल पे। तो वो चौल में मिलने के वास्ते आए मेरे को। वो घर पे जिस दिन वो उधर आए उस एरिया में, तो पूरे एरिया को पता चल गया कि एजाज जो है वो शायद सलमान खान का डुप्लीकेट करता है और ऐसा है। तो मतलब पूरे एरिया को पता चल गया कि कोई तो बंदा हमारे यहाँ रहता है जो फिल्मों में काम करता है करके। हालांकि डैडी के से लोग जानते थे सब कुछ, पर डैडी को जानते थे, मेरे बारे में किसी को पता नहीं था। जी। फिर सलमान भाई घर पे आए, बहुत समझाया मुझे कि नहीं तो ऑपरेशन करा ले, तो फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। उन्होंने मुझे घर का नंबर दिया, कि उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे, ये तो घर का नंबर दिया, बोला कभी कुछ भी ज़रूरत पड़े मुझे फ़ोन करना। 1 महीने के बाद ठीक मैंने जब एक्सरे करवाया तो मामला गड़बड़ निकला, कोई हड्डी वड्डी जुड़ी नहीं थी। उल्टा जो पहले फर्स्ट एक्सरे में हड्डी ऐसी थी, अब वो ऐसी हो गई, बट नज़दीक नहीं आई। तो फिर मैं डर गया था, बोला अब तो पूरी तरीके से चला गई, बिकॉज 1 महीना वेस्ट हो गया और कुछ हुआ नहीं। तो मैंने डरते डरते सलमान भाई घर पे फ़ोन किया, तो मम्मी ने उठाया फ़ोन। तो बेटा वो तो शूट पे हैदराबाद में, बट मैं इनको इन्फॉर्म कर दूँ क्योंकि फ़ोन आएगा। तो मेरे ख्याल से शाम में ये बात मैंने उनको फ़ोन किया था करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। 5:30 6 बजे सलमान भाई का फ़ोन आ गया था मुझे, अच्छा, हैदराबाद से,
क्या हुआ बेटा? तो मतलब भाई ऐसी ऐसी बात है। वैसे बोले मैं तेरे को बोला था तूने टाइम वेस्ट कर, चल तो फिक्र मत कर, मैं कुछ करता हूँ। वो हैदराबाद में थे, उन्होंने अली ईरानी जो उस टाइम पे अपनी इंडियन क्रिकेट टीम के फिजियोथेरेपिस्ट थे, अच्छा, उनको कांटेक्ट किया तो पता चला कि वो शारजा कप के लिए दुबई में है अच्छा, टीम के साथ में। फिर उन्होंने शायद उनसे रिक्वेस्ट करके या इंस्ट्रक्ट करके उनको नानावटी में पूरा मेरा ऑपरेशन का इंतज़ाम कराया। फिर सलमान भाई, फिर मुझे सोहेल भाई का फ़ोन आया, सोहेल खान का, कि ऐसे ऐसा है, भाईजान ने बताया और मैंने इंतज़ाम कर दिया, तो कल आप लोग एम्बुलेंस करके हॉस्पिटल आ जाओ। ठीक है। फिर मैं एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, पूरा सलमान भाई की देख रेख में मेरा ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ और ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ क्योंकि डॉक्टर एम एन शाहाने ने किया है। एम एन शाहाने डॉक्टर वो थे जिन्होंने अमजद खान साहब का ऑपरेशन किया था। जब अमजद खान साहब का एक्सीडेंट हुआ था तो उनका ये पोर्शन पूरा ओपन हो गया था। ओह माय गॉड, बहुत ये बुरा कौन सा accident। स्टंट? नहीं, स्टंट के दौरान नहीं, अमजद खान जो अपने विलन थे, हाँ जी। उनका रोड पे एक्सीडेंट हुआ था। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं तो था। उनका पूरा ये मतलब ये पूरा सीना खुल चुका था, ये पूरा ये यहाँ के रिब्स टूट चुकी थी, सब कुछ था। तो उन सबको इंटैक्ट किया था एम एन शाहाने ने। ओके। तो सलमान भाई ने उसी डॉक्टर को अपॉइंट किया क्योंकि उस टाइम पे उनका बहुत नाम हुआ था। तो उन्होंने फिर मेरा ऑपरेशन किया। ओके। तो उन्होंने मुझे ऑपरेशन के पहले बोला था कि तूने बहुत लेट कर दिया, मैं कोशिश करूंगा कि ड्राफ्ट करने की नौबत ना है, बिल्कुल। क्योंकि अगर ड्राफ्ट करना पड़ा तो शायद तेरा पैर जो है वो आधे से एक इंच छोटा हो सकता है करके। तो वो एक डर और था, वो यार अब तो ये लाइफ खत्म ही कर, मैंने अपने हाथ से अपने आप को बर्बाद कर लिया। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि शायद मेरी माँ की दुआ बहुत थी मेरे साथ, तो ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि लकी है कि तू ड्राफ्ट करने की नौबत नहीं आई। और उसके बाद भी मुझे 9 महीने तक के मैं मतलब करीबन 3-4 महीने तो मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे था। जब फिजियोथेरेपी स्टार्ट किया उसके बाद थोड़ा थोड़ा चलना फिरना शुरू हुआ, करते करते 9 महीने ऐसे निकल गए। और 9 महीने के बाद फिर मुझे वापस से प्रैक्टिस करना पड़ा, क्योंकि ये पैर का जो मतलब जो सिस्टम था, क्योंकि इसमें अभी रॉड भी आ गया, इसका वेट मैच नहीं हो रहा है, तो मुझे डॉक्टर ने स्विमिंग भी ज्वाइन करने बोला। मतलब काफी पूरा स्क्रैच हो गया मेरे लिए। या हीलिंग जर्नी काफी डिफिकल्ट रही। फिर वो पूरा स्क्रैच से लेके वापस से मैंने अपने आप को तैयार किया, फिर काफ़ी स्टंट्स किए। मतलब मैंने मेरी लाइफ में सारे स्टंट्स कर लिए। आप मुझे स्टंट का नाम बोलो, मैं आपको फिल्म का नाम बोलूँगा, फरा फिल्म में किया। तो मैं एक वाहिद मतलब पहला स्टंटमैन हूँ बॉम्बे से या इंडिया से बोलो कि जिसने सारे स्टंट्स किए। मैंने कार स्टंट्स भी किए, कार टॉपलिंग भी किया है, बाइक जंप भी किया, बाइक टॉपलिंग किया है, हॉर्स राइडिंग किया, हॉर्स फॉल किया, घोड़ों को कैसे गिराना है वो सब भी किया है। देन हेलीकॉप्टर से जंप किया है। मैंने और मेरे पार्टनर जावेद ने, हम लोगों ने 15 फ्लोर से चैलेंजर टावर से जंप किया था, चोर मचाए शोर में। एग्जैक्टली। तो वो मतलब इंडस्ट्री सबसे हाईएस्ट जंप है फ्री फॉल। आजकल तो I remember that scene. I remember that. चोर मचाए शोर, बॉबी देओल। I remember that. या रज़ा खान को लेके जब जंप, तो मैं बॉबी देओल का डुप्लीकेट कर रहा था। अच्छा। और वो रज़ा खान का कर रहा था। ओके। तो मतलब फिर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। मैं बोला अब जो करना है बस, अभी तो कैसे भी करके बस करना ही करना है। जैसे जैसे चैलेंजेस आते गए, जो मतलब ये स्टंट्स करना है, मैं बोलता हूँ मैं करूँगा। और बहुत खुशी होती थी मेरे को कि नहीं मैं ये करता हूँ। मतलब इंजरीज काफ़ी हुई, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए। मेला के दौरान एक जो हमारा कलीग था शकील, वो रिहर्सल करते हुए मेरे पैर पे गिर गया, तो पैर फ्रैक्चर हो गया। ओके। फिर प्लास्टर लगा करके मैं शूट पे जाता था, काम करता था। तो प्लास्टर के साथ भी, क्योंकि घर पे बैठना मतलब मेरे लिए ऐसा होता था कि नहीं यार अभी मेरे को नहीं बैठना है घर पे, बस हो गया। Exactly. अभी बहुत मतलब मैंने जो दौर देखा था मैंने ऑलरेडी 9 महीने का, तो उससे मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे जब भी मार लगता था मैं कभी हार्डली 2-3-4 दिन 5 दिन इससे ज्यादा कभी घर पे बैठते नहीं था। एक वो मेमोरी भी स्ट्राइक हो जाती होगी ना वापस से कि वापस से सेम टू सेम हो रहा है करके। बट अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे को जब भी मैं ऐसे इंजरीज से गुजरा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी हील हुआ। वो शायद मेरी माँ की दुआ कहिए या मेरा विल पावर कहिए, तो उसकी वजह से मैंने बहुत जल्दी रिकवर किया। नहीं सर, एक्चुअली दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ऑडियंस के लिए स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स, जैसे आप अपने पूरे फेस की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं ना सक्सेस से पहले एक डार्क फेज भी आता है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम भी आता है जहाँ पे लोग गिव अप कर देते हैं। करेक्ट। और मैक्सिमम लोग कर देते हैं। नो वन इज़ टू बी ब्लेम्ड, बट आई ऑनेस्टली वांट कि आपकी कहानी सुन के हम सब मोटिवेट हों कि जब आपने उन मोमेंट्स में कैसे अपने आप को थामे रखा। तो कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स रहती है। जैसे आई हैव माई गुरु
जिनका साथ है मुझे, तो मेरे को हमेशा सहारा मिलता रहता है, ग्राउंडिंग मिलती रहती है। सो आपकी सिचुएशन में आपने बोला माँ की दुआएं थी, तो वो तो अनडाउटेडली पेरेंट्स तो रहते हैं, बट उसके अलावा भी कोई ना हाथ होता है शक्ति का, जिस हम कुछ भी नाम दे। सही बात है। तो आपके लिए वो क्या था? वी ऑल वुड लव टू नो दैट। मैं भी जैसे आपने बोला ना कि लाइक यू आर लाइक वेरी बिग ऑफ डिवोटी या आपके गुरु हैं, तो मैं उस टाइम पे नमाज वगैरह बहुत पढ़ता था। ओके। और यहाँ तक कि हमारे रमज़ान महीने में, जब रमज़ान का महीना चलता है रोज़ों का, तो उसमें आखिरी 10 दिनों में एहतिकाफ होता है। ओके। एहतिकाफ मतलब जो 10 दिन होते हैं वो सिर्फ मस्जिद में गुजारने होते हैं और अल्लाह की इबादत में गुजारने होते हैं। तो मतलब आपको आसमान नहीं दिखना है वो 10 दिन तक। अच्छा। तो आपका सिर्फ काम है इबादत, इबादत और इबादत। तो मैं उस एज में, मतलब उस टाइम पे वो करता ही था। मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू अब्बास भाई कि उनके साथ इतना बिजी होने के बावजूद भी मुझे वो 10 दिन का एग्जैक्टली छुट्टी थे। और कई बार तो अब्बास भाई हर रमजान में खुद जाते थे, इस बार बैठेगा ना? हाँ भाई बैठूंगा, ज़रूर बैठूंगा। तो शायद ये भी है क्योंकि इबादत भी थी और काम की लगन भी थी, और शायद इसीलिए परवरदिगार जो है मुझे काम देता रहा और मैं काम करता रहा और उस फेज से निकल गए। उस फेज से निकल गए। वो निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत बुरा डार्क फेज था और मैं निकल गया उससे। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद जब मैं मुझे अच्छे से याद है कि फिल्म बाजी की शूटिंग थी, जब आमिर खान के साथ पहली फिल्म कर रहे थे अब्बास भाई। ओके। फिल्म बाजी में डायरेक्टर आशुतोष गवारीकर थे। तो आमिर खान साहब चाहते थे कि उनका डुप्लीकेट कोई उस्मान खान करके, जो उस टाइम पे बहुत मशहूर डुप्लीकेट हुआ करते थे, ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स चाहते थे कि उस्मान खान जो है वो मेरे लिए डुप्लीकेट करे, ऐसा दौर था वो। तो उस टाइम पे अब्बास भाई ने बोला आमिर भाई को कि आमिर भाई मेरे पास लड़का है एजाज, आप उसके काम को देख लो, अगर आपको लगता है कि वो आपको मैच नहीं है या आपके जैसा काम नहीं कर सकता तो फिर मैं बेशक चेंज कर दूँगा। तो फिर जब हम लोग जेल वाला सीक्वेंस कर रहे थे जिसमें सारे लोग मिलके आमिर खान को मारते हैं, और जब वो काम देखा आमिर भाई ने मेरा, तो फिर उन्होंने बोला नहीं यार ये परफेक्ट मैच है मेरे लिए और ये अच्छा काम करता है। इसी तरीके से सलमान भाई का काम मेरे को मिलने लग गया, उनका डुप्लीकेट करने लग गया, आमिर का डुप्लीकेट करने लग गया। तो और थोड़ा सा नाम बढ़ता गया। फिर 2006 में मुझे अच्छे से याद है कि 2006 में मैंने फिल्म लगान की थी। तो लगान के दौरान मेरी मुलाकात हो गई थी अपूर्वा लाखिया से। ओके। क्योंकि वो उस पे फर्स्ट एडी थे। अच्छा। ओके। तो इंडिया में फर्स्ट एडी सिस्टम तो अपूर्वा लाखिया ने लाया। ओह। या पहले तो नहीं होता था ये सब सिस्टम, बट ये सब कुछ जो है फर्स्ट एडी, सेकेंड एडी, सब सारा सिस्टम अपूर्वा लाखिया के दे रहे। तो हम लोगों ने साथ में ना उस फिल्म पे, हालांकि एक्शन नहीं था, बट 4 महीने मैंने गुजारे थे वहाँ पर, क्योंकि क्रिकेट था। क्रिकेट में काफ़ी गिरना पड़ना था, सब कुछ था, हॉर्स राइडिंग भी थी और वो भी था। तो आमिर भाई का मतलब मैं इतना फेवरेट हो गया था कि वो मुझे छोड़ते नहीं थे। तो मैं साथ में अगर शूट नहीं भी, मेरा शूटिंग वाला दिन नहीं भी है, तो शाम में पैकअप के बाद वो एक घोड़ा लेते थे, मैं एक घोड़ा लेता था, हम लोग राउंड मार के आते थे। वो मतलब एक अलग दौर चलता था हमारा वो लगान के टाइम में। तो जब लगान के बाद जब अपूर्वा लाखिया फिल्म कर रहा था शूट आउट एट लोखंड वाला, तो उसने मुझे कॉल किया, बोला कि यार ऐसी फिल्म है मैं कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक्शन डायरेक्शन करें। बिकॉज अपूर्वा ने भी देखा था, मेरी लगन देखा था उसने काम करने की, कि मैं मतलब हर काम में जुड़ जाता था। बेसिकली मैं कहूँगा कि मेरा काम का इतना मुझे शौक था ना कि अगर मैं एक्शन नहीं भी कर रहा हूँ, अगर सेट पे मुझे अगर मौका मिले ना, तो मैं लाइटमैन का भी काम करना चालू कर देता था। लगन मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं खाली क्यों बैठूं। तो मैं कभी लाइट भी पकड़ लिया, कभी मैंने पहले रिफ्लेक्टर्स होते थे, तो रिफ्लेक्टर्स जो शेप मतलब वो शेड देते थे और उसके बाद पकड़ के खड़े रहते थे ना, ताकि हवा से हिले नहीं, तो मैं उसके लिए भी जाके खड़ा हो जाता था। तो मतलब मैंने सारा काम सीखा। सेट पे अगर जैसे कारपेंटर्स वगैरह है, सेटिंग बॉयज वगैरह काम कर रहे हैं, कुछ इधर से तो उठाए तो लोग आवाज देते हैं सेटिंग ये हटाओ, मतलब हटाओ नहीं यार, हटो, चलो लेके चलो। मुझे एक बारी डांटा था किसी ने, मैं नाम नहीं लूंगी, बट मुझे डांटा कि ये तुम्हारा काम नहीं है, व्हाई आर यू डूइंग दैट। आई सेड भाई मेरा काम और आपका काम तो पता नहीं, बट अगर शूट रुकी हुई है तो हमारा ही काम है, लेट्स जस्ट डू इट। एग्जैक्टली ये जो आपने बोला ना, एकदम सही बोला कि ये हमारा काम है। एग्जैक्टली। बिकॉज जब हम लोग बोले ना वी आर यूनिट मेंबर्स, तो यूनिट मेंबर्स मतलब हम लोग सब कलीग और हम सब एक ही चीज के लिए काम कर रहे और एक ही हिस्से के बने हैं। तो मैंने हमेशा ना अपने आप को शूटिंग में बहुत बिजी रखा ऐसा, लाइक मैं ये नहीं कर रहा हूँ। और वही चीज मुझे लगता है कि आज मेरे सक्सेस का पार्ट भी है कि मुझे
अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी कहीं अटकता नहीं, ये मैंने देखा है कि अगर कोई चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल आप धुरंधर को लेके देख लो, धुरंधर में जितने भी ब्रेकेबल प्रॉप्स वगैरह है सब कुछ है, मैं पीडीज को या आर्ट डिपार्टमेंट को मैं सजेस्ट करता कि इसका मटेरियल ये यूज़ करो, इस मटेरियल में हम लोग बनाएंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे, एक्टर्स को लगेगा नहीं। आप यहाँ पैडिंग कर रहे हो तो आप हिटलॉन की करो, जहाँ यहाँ पैडिंग कर रहे हो तो यहाँ रबर की करो, because you बिकॉज had that एक्सपीरियंस knowledge, है, yeah. बिकॉज इतना काम किया अब्बास भाई के साथ में, मैंने अब्बास भाई के साथ पूरा एक वनवास निकाला। मतलब 92 में मैंने उनको ज्वाइन किया था, 2006 में मैंने उनको क्विट किया जब मुझे फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला का ऑफर आया। Okay. सो इट वाज लाइक ऑलमोस्ट दैट 14 इयर्स जो है ना, मैंने असिस्ट करके अपने आप को इतना तैयार कर लिया था कि मैं इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए फुल्ली तरीके से तैयार हो गया। जी जी। और वही एक्सपीरियंस, वही जो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इंडस्ट्री में 2 गुरु हुए मेरे, कादर भाई जिन्होंने मुझे स्टंट्स करना सिखाया और अब्बास भाई जिन्होंने मुझे फिल्म की टेक्निकलिटी सिखाई जी जी। कि किस तरीके से किसी भी एक्शन को एग्जीक्यूट किया जाए। या एब्सोल्युटली। सो चेज हो, कार चेज हो, बाइक चेज हो, फुट चेज हो, या हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स हो, या कोई ब्लास्टिंग का पार्ट हो, लाइक एवरीथिंग मैंने हर चीज़ का जो है ना वो सीखने का मौका मिला, तो मैंने सीख लिया। या मैंने किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है, सोचा कि यार ये काम मेरा थोड़ी ना, ये तो एसएफएक्स वाले का काम है, वो ब्लास्टिंग वाला कर लेगा ना। Exactly. तो क्यों करेगा यार, मैं करूंगा तो भी होगा ना। एंड एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। आपको ऐसा आप बोल ही नहीं सकते कि ये नहीं सीखना मुझे। मैं बताऊँ वही सारी चीज़ें जो है ना मेरी, मुझे आज बहुत काम आ रही है। शायद मेरा वो लगन, शायद मेरा वो सीखने का जो एक क्या कहिए उसको जज्बा था, तो वो मुझे बहुत काम आ रहा है। हालांकि मैंने शूट आउट एट लोखंडवाला के बाद एक विलन भी की, एक विलन रिटर्न्स की, मतलब ऑलमोस्ट मेरी 500 फिल्म्स के आसपास हो गई है। मतलब मेरी जर्नी जो सिंस बिगिनिंग टू एंड, जब मैंने स्टंटमैन से, जब मैंने इंसाफ भवानी का किया, तब से लेकर के आज अगर धुरंधर तक पकड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 500 फिल्म्स के आसपास हो चुकी है। क्योंकि अब्बास भाई के साथ इतना काम किया, वो फिल्में किया, और एक्शन डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया था मैंने, जैसे मंसूर भाई, उनके साथ काम किया, गनी भाई के साथ काम किया, एलन अमीन के पास कुछ दिन काम किया, देन राम शेट्टी जी के साथ भी काम किया मैंने, वीरू देवगन जी के साथ काम किया। एक्सपीरियंस कैसा रहा लाइक इन सबके साथ? बिकॉज ये सभी जिनके आपने नाम लिए, ये सब एक तरीके से अपनी अपनी फील्ड के मास्टर्स। करेक्ट। ये सब नामचीन थे उस टाइम पे। उनके पास काम करना मतलब फकर की बात। Absolutely. Because every time you go to anyone, like you end up learning something. This is my experience also. किसी के पास भी आप मतलब, मैं यकीन नहीं करेंगे, कहीं पे भी जाते हो कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। कभी कभी तो आई फील देयर सो मच टू लर्न, वो कभी खत्म नहीं होता प्रोसेस। करेक्ट। मैंने जब मुझे मौका मिला ना, क्योंकि क्या जब फ्रीलांसर था, जब 3-4 साल 5 साल जो फ्रीलांसर था मैं, तो उस टाइम पे काफ़ी मल्टीपल एक्शन डायरेक्टर्स से काम किया। जैसे वीरू जी के साथ काम किया मैंने, विश्वात्मा में काम किया था, और इनके साथ राम शेट्टी के साथ अनिल कपूर की हमला थी, उसमें काम किया था। 2-3 पिक्चर मतलब उनके साथ राम शेट्टी का, क्योंकि राम शेट्टी जी के पास जो असिस्टेंट थे रशीद मेहता, वो मेरे डैडी के शागिर्द हुआ करते थे। अच्छा। तो वो भी मुझे काम पे बुलाते थे। डैडी की वजह से मेरे, उनको भी मुझे काम पे बुलाते थे। फिर देन मंसूर भाई के पास काफी काम किया। देन गनी भाई के साथ काफी काम किया। तो मतलब वो दौर के लोग थे, भगड़ मास्टर जी थे उस टाइम पे सब बड़े बड़े दिग्गज लोग थे। ये सब बड़े बड़े नाम थे। इनका मतलब इनके पास काम करके मुझे अच्छे से याद है कि मुझे बहुत अच्छा एक करीम मामू ने, मेरे जो पार्टनर था जावेद, उसके फादर थे, करीम शेख नाम था, पर हम लोग करीम मामू बोलते थे उनको। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि तूने जिन के पास काम किया है ना, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने स्टार बनाया है। स्टार मेकर्स। बिकॉज उस टाइम के जितने भी एक्टर्स बोलिए, ये जो एक्शन हीरोज बने, ये इन्होंने क्रिएट किया है। तो तू उनके पास काम किया और उनकी तारीफें वसूल किया ना, तो तू भी एक किस्म का स्टार है ऑफ कोर्स। और वो मतलब मेरे लिए तो बहुत प्रेजिंग वर्ड था कि यार, अगर करीम मामू उस दौर में शोले ओले ये वो बड़ी बड़ी फिल्में किया हुआ उन्होंने भी, तो बहुत प्राउड फील होता था कि चलो यार ठीक है, भले ही मतलब हाइट कम है लेकिन तारीफें ज़्यादा है अपनी। आप कैसे, मतलब लिटरली मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जब हम सब छोटे होते हैं ना, हम मूवीज़ देखते हैं और हमें एक तरीके का अट्रैक्शन होता है मूवीज़ की तरफ कि अरे यार कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ, कितना सब कुछ कितना रोजी दिखता है। बट सेट पे पहली बार आके रियलाइजेशन होता है कि सिर्फ एक्टर्स नहीं है,
हाँ। ये जो पूरी यूनिट दिख रही है 200 लोगों की, पूरी यूनिट, यस। एक भी इंसान मिस होता है ना तो समझ में Correct. आता है कि ये काम नहीं हो सकता। Correct. So, वो बिल्कुल जो सही एक यूनिट का, मैं बोलूंगी कोई भी मूवी हिट हो, पूरी यूनिट को उसका क्रेडिट 101% जाता सही है, बात। वाइब के लिए, सर्विस के लिए, सही बात। एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। और एक्शन हो गया, लाइक कोरियोग्राफिंग इट, मेरे लिए इट्स द मोस्ट टफेस्ट जॉब नाउ कमिंग टू इट ऑल्सो, बिकॉज आई फील कुछ चीज़ें होती है जो नेचुरली भी आती हैं बचपन से। आई एम श्योर आपको एक्शन मूवीज का, जैसे आपने बोला, आपको Correct. शौक था, तो वो कोरियोग्राफ कर पाना, वो सोच पाना, अभी जैसे धुरंधर में रिसेंटली सर, लाइक लिटरली everyone is talking about it, we all are surprised and we all are in awe also, right? क्योंकि वो इतना beautiful action है, कहीं पे भी आप बोर नहीं होते हो। I am not somebody जो बहुत ज़्यादा action देख पाए, so धुरंधर में मैंने action ऐसे देखा है but I never missed it, करेक्ट। so because मन नहीं किया, so हम सबको ऐसा था कि नहीं देखना है, नहीं, तो वो थॉट क्या था उसके पीछे का? धुरंधर तो एक्चुअली मैं कहूँगा कि मेरा मतलब बहुत लास्ट में आया। Yeah. और जैसे मैंने बताया कि शूट आउट एट लोखंडवाला Yeah. किया मैंने, एक विलन मोहित जोरी के लिए किया। मेरे डायरेक्टर्स ने मेरा काम बहुत सराहा और मुझे बहुत रिपीट किया। Yeah. मैंने अपूर्वा के साथ ऑलमोस्ट 4-5 पिक्चरें कर चुकी है। मोहित के साथ शायद मैंने एक विलन से लेके तो सैयारा तक सारी फिल्में मैंने की Yeah, होंगी। yeah, राम गोपाल वर्मा जी के साथ अराउंड 8-9 फिल्में की हैं। yeah. और इन सभी ने ना मुझे काम करने के मतलब शायद या तो उन्होंने मेरा पैशन देखने के बाद शायद उन्होंने मुझे फुल स्केल काम करने का मौका दिया कि वो लोग मुझे सिर्फ सीक्वेंस समझा देते थे कि ये अब तू तेरा बता, डिज़ाइन बता कैसे करेगा, हाँ, और मैं अपना आइडियाज़ देता था कि ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, और वो उनको पसंद भी आता था और हम लोग उसी चीज़ को लेकर के एग्जीक्यूशन भी करते थे और पब्लिक को भी बहुत पसंद आया। yeah. पर धुरंधर का जो हुआ ना, मुझे धुरंधर मेरे लिए खुद भी मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आई एम पार्ट ऑफ धुरंधर, बिकॉज अच्छे से याद है कि जब आदित्य सर जी मुझे बुलाई थी ना उस फिल्म के लिए, जब मुझे उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसा करना है, और जब उनके ओजस ने जब मुझे फिल्म नरेट की थी, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार इस फिल्म में बहुत कुछ करने को है। Yeah. क्योंकि मेरा पहले से पैशन था काम करने का और अपने आप को एक्सपोज करने का। Okay. और ये फिल्म अगर आप मेरा जोन देखेंगे ना, मैंने सारी किस्म की फिल्में किया। मैंने वो लाउड एक्शन जो साउथ टाइप का था वो भी किया है, मैंने हैंड टू हैंड कॉम्बैट, रियल, बट मेरा ज्यादातर रुझान जो है ना वो रियल फाइट की तरफ रहा है, Yeah. रियल एक्शन की तरफ रहा है। हाँ, that's true. Yeah. I have noticed that pattern. और धुरंधर में तो स्पेशली ऐसा लग रहा है जैसे इतनी रिदमिक Correct. एक्शन, मतलब जो कोरियोग्राफी एक्शन की वो इतनी रिदमिक है और ऑन पॉइंट है कि आप बोर नहीं होते हो। करेक्ट। वो 15-15 मिनट की एक्शन सीक्वेंस है बट आप बोर नहीं होते। Yeah. और उसका मजा एक ही है ना, क्योंकि उसमें रियल सब कुछ करने के लिए था। Okay. कोई वायर वर्क्स नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। वायर वर्क्स वगैरह हमने जो यूज़ किया तो लोगों की सेफ्टी के लिए किया, जहाँ उनको फांसी पे लटका रहे हैं वो सब चीज़ें के लिए। एक बहुत बेहतरीन सीक्वेंस है उसके अंदर जहाँ पर LTF के लोगों को 40 लोगों को पंगे से उल्टा लटका दिया गया। या वो उल्टा लटके हुए हैं। एब्सोल्युटली। हमने शायद मेरे ख्याल से उसमें केबल वगैरह मतलब वायर्स वगैरह यूज़ किया वो लोगों की सेफ्टी के लिए, बिकॉज और उसके लिए हमने बहुत अच्छा प्रेप किया था। आपको मैं बता दूं कि करीबन 40 पंखों के अंदर 40 किस्म की मतलब 40 अलग अलग मोटरें लगाई गई थी और उन सब का कनेक्शन एक साथ, एक ही रोटेशन, एक ही स्पीड में और एक ही साथ ऑन करने का। मतलब उसके अंदर बहुत हमने मतलब 2 से 3 दिन शायद वो प्रेप में लग गया था हम लोगों को। उसके लिए डिवाइसेस बनाए गए थे, उसके लिए रिग्स बनाई गई थी बाकायदा। नहीं, आई रेड इट कि 70 दिन का प्रिपरेशन था। और मैंने 137 डेज हमने शूट करने के लिए एक्शन शूट किया है और 70 to 75 डेज के आसपास हमने प्रेप किया क्योंकि हर सीक्वेंस के पहले ना आदित्य सर टाइम देते थे। आप एक काम करो, देखो ये ऐसा ऐसा है, ऐसा मर्डर करना है, ऐसे किलिंग्स करना, ऐसा करना है, ये करना है। उनकी जो टिप्स मिलती थी ना वो मेरे लिए बूस्ट का काम करती थी। तो उनका रिसर्च, क्योंकि उन्होंने उस फिल्म के लिए रिसर्च बहुत की थी उन लोगों ने, और उनका जो रिसर्च, उनकी जो टिप्स थी ना वो मेरे को और बूस्ट करता और मुझे मजा आता था। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो हर चीज़ का फिर साथ में जो DOP जो थे हमारे नौलखा साहब ने भी जो फ्रेमिंग के लिए बोलिए या जैसे चेस का, आपने अगर चेस देखा होगा तो नॉर्मली क्या होता है कि जब चेस के क्लोजअप वगैरह करने होते हैं तो आज CG का ज़माना है इसलिए ग्रीन लगा करके जगह पे खड़े करके हिला के कर लेते। बट नौका साहब ने बोला कि नहीं ये तो अपने को कुछ रियल करना चाहिए तभी मजा आएगा। तो कैसे रियल किया है? तो मोटो क्रेन हमने मंगाया, मोटो क्रेन कार मंगाया जिसमें हम लोग मोशन के स्पीड के लिए सारे रियल शॉट्स, ड्राइविंग के लिए तो एक्टर्स के भी शॉट्स लेना है हमारे को, तो हम लोगों ने उसके लिए प्रॉपर रिग बनाया जिसमें कार का
जो मोशन Motion है है। उसका जैसे अगर वो इस तरह टर्न करता है तो कार इस तरह टर्न होगी, अगर खड्डे में जाएगी तो उसका थोड़ा बम्पी फील आएगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने क्रिएट की उस पर्टिकुलर सीन और शॉट के लिए, और वैसे शूट किया उसको। पर वो हार्डवर्क दिख रहा है सर, सो इट्स कमेंडेबल। That's what I'm saying that because इतना हमने एक सीन इज लाइक सो थॉट ऑफ, करेक्ट और वो लग रहा है, वो लग रहा है। बहुत टाइम बाद ऐसे, मतलब यू कांट मिस एनी एक्शन सीक्वेंस। नहीं, the entire team मैं बोलता हूँ ना कि not only action team but लेकिन entire unit members। एब्सोल्युटली, आप अगर कॉस्ट्यूम देखेंगे उसमें कॉस्ट्यूम भी Superb, आपको yeah, कहीं yeah, पर yeah. भी आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एग्जैक्टली आपको मेकअप के लिए कहीं बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि ये मेकअप जो है यहाँ पर कुछ ज्यादा बॉडी हो गया है या कम हो गया है, या ये एवरीथिंग वाज टू द पॉइंट। एवरीथिंग वाज टू द पॉइंट। क्योंकि आदित्य सर ने एक ही चीज जब हमको बताया था ना, हम सब मुझे अच्छे से याद है कि जब पहला शेड्यूल करके हम लोग आए थे लियारी का फ्रॉम थाईलैंड, उसके बाद जब बॉम्बे शेड्यूल स्टार्ट हो रहा था ना, तो एक उन्होंने अच्छी सी मीटिंग ली थी सारे एचओडीज को बुला के सब कुछ करके। फिर उन्होंने बोला कि देखो हम लोगों ने जो भी लियारी में किया ये बहुत अच्छा शूट हुआ है, ये वो। देन उन्होंने एक चीज़ वो अच्छी बोली थी कि जस्ट थिंक एवरीवन कि वी हैव टू क्रिएट अ हिस्ट्री करके। इट हैज बीन क्रिएटेड। या सो हमको अगर हिस्ट्री क्रिएट करना है उस हिसाब से हमको काम करना है। तो क्योंकि ये फिल्म हर किसी के लिए एक हिस्ट्री के बराबर होनी चाहिए, ये उनका मोटिवेशन था। और वो उन्होंने सबको मोटिवेट किया। उन्होंने कभी नहीं बोला कि यार इसको ये ऐसे क्यों कर रहे हो, आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो। वो पूरा चांस देते थे हमको करने का। और जहाँ उनको लगता था कि नहीं एजाज भाई इसमें मुझे इस तरीके से करना है, तो मैं बोलता हाँ सर करेक्ट है, बिकॉज आई एम लुकिंग एज एन एक्शन डायरेक्टर बट ही इज लुकिंग एज अ डायरेक्टर। सो वो डिफरेंस दोनों में है। एग्जैक्टली मैं कुछ भी करूंगा ना तो मैं अपने काम को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करूंगा, बट उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए वो डायरेक्टर ही तय करेगा। एब्सोल्युटली, इट्स टीम वर्क। और मुझे तो लगता है धुरंधर का तो जो एक एक टीम मेंबर है ना, ऑल द एचओडीज फॉर दैट मैटर, वो देखने से ही समझ में आ रहा है कि कितने पैशनेट है अपने काम को लेके। कमेंडेबल टीम। कास्टिंग तो अगेन इट इज लाइक एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, सो आई डोंट नीड टू गो देयर ओनली। नॉट ओनली कास्टिंग, लाइक पीडी ने भी, प्रोडक्शन डिजाइनर जो सैनी थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मतलब मैंने जो प्रॉप्स उनको बोला और जिस मटेरियल में बोला उन्होंने उस मटेरियल में बना करके उसको रियल लुक दिया। आप देखो बाथरूम की फाइट में वो जब दोनों दोस्तों की फाइट हो रही है उसमें उठा के उसको बैंग करता है लैंप के ऊपर, तो लैंप आपका टूटता है सब कुछ। और मजे की बात यह है कि इतना डेडली अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा एक्शन हुआ है और इतना खतरनाक सबको लग रहा है, लेकिन किसी एक बंदे को हमारे एक्शन में चोट नहीं लगी है। ग्रेस ऑफ अल्लाह से ही बोलता हूँ मैं कि कभी भी नहीं किसी को मार नहीं लगा इसका। मतलब आप कहीं पर भी सिंस बिगिनिंग टू एंड किसी भी न्यूज़ में कहीं पर भी आपने सुना नहीं होगा कि धुरंधर की शूट पे किसी को मार लग गया या कुछ हो गया या किसी एक्टर को कुछ लगने से डिले हो गया या कुछ कभी नहीं हुआ, क्योंकि प्रेप इतना अच्छा था। मैं अगर बोल रहा हूँ, अगर मैंने सैनी को बोला है कि सैनी भाई मुझे ये जो प्रॉप है ना ये मुझे हिटलॉन का ही चाहिए बिकॉज मुझे रियल हिट करना है, वो भले उसको शेप में नहीं बैठ रहे बट किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ आइडिया लगा के उन्होंने करके दिया। क्योंकि उनको भी पता है कि अगर ये बोल रहा है कि हिटलॉन में चाहिए और रबर में नहीं चाहिए तो डिफरेंस तो होगा। हालांकि मैंने कई बार कन्वे किया, देखो रबर और हिटलॉन में डिफरेंस ये बिकॉज रबर जो होता है इट्स लाइक अ बबल फोम, प्लास्टिक फोम जैसा होता है। तो वो जब लगता है ना तो उसमें एक एयर होती है जो आदमी को क्या कहते हैं चोट लगने से बचाती है। और रबर जो है ना वो रबर भले ही जख्म ना दे लेकिन वो इम्पैक्ट फील करवाता है। ऑफ कोर्स ये डिफरेंस है दोनों में। तो उन्होंने भी इस बात को समझा, जब मैंने उनको एक्सप्लेन करके बताया करके दिखाया तो हम सबने मिलके ना बहुत अच्छे से इसको किया है सबका। और नॉट ओनली दैट बट प्रोडक्शन टीम, क्योंकि क्या होता है आपने भी प्रोडक्शन के साथ काम किया है, आपको तो पता होगा सबसे ज्यादा पैसा बचाने के लिए प्रोडक्शन कोशिश करता है जहाँ पर बट बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं और गलत तरीके से भी करते हैं कई बार जो क्रिएटिवली, क्योंकि मैं खुद क्रिएटिव इंसान भी हूँ तो मैं समझ सकती हूँ आप क्या कह रहे हैं। नहीं क्योंकि मैं इसमें ऐसे ही बोलूँगा प्रोडक्शन टीम भी बहुत अच्छी थी। जैसे जो ईपी था फिल्म पे राहुल गांधी, उनको स्क्रिप्ट का हर कोना याद था। उनको पता था कि कहाँ पर क्या जरूरत पड़ने वाली है। जैसे उनका एक असिस्टेंट था जो एलपी था फिल्म के ऊपर, नासिर, शुभी, इन सब ने ना स्क्रिप्ट को इतने अच्छे से याद रखा था ना कि
हमारे डिफरेंसेस ओपिनियन तो हर जगह हर होते हैं जगह होता है एंड ना? आई थिंक मैं बोल सकता हूँ क्रिएटिवली कि मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई मुझे 10 पीस चाहिए रिटेक के लिए, बट 10 की कॉस्टिंग उनको पता है ना, हाँ। तो वो तो डिबेट करेंगे 10 की या 5 में कर लो, कर लो, हाँ तो Yeah. वो ये सब तो हर हर जगह होता है, ये जगह होना होता भी चाहिए जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल हम एक दूसरे, और मेरा लाइफ का एक ही फंडा है, हाँ। either I should convince you Or you should convince, I yeah. should get convinced by you. I agree sir. So सारे इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव डिबेट्स ना वहीं पे आके एंड होते हैं, either you convince me or I'll convince you, खत्म हो गया। बट वो है ना, एंड सेकेंड थिंग व्हाट आई फील पर्सनली, या मैं बोलूँ कि मैंने हमेशा मेरा एक वो रखा है कि मुझे मेरे डायरेक्टर के विजन को एग्जीक्यूट करना है। या मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने बहुत अच्छा किया, अगर ये स्टोरी मुझे नहीं मिली होती, ये इनपुट्स अगर मेरे डायरेक्टर से मुझे नहीं मिला होता, तो मैं धुरंधर का इतना अच्छा एक्शन डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो अल्टीमेटली पूरा श्रेय तो उनको ही जाता है, बिकॉज ही इज अ कैप्टन। एब्सोल्युटली। सो कैप्टन के विजन को एग्जीक्यूट करने का काम मेरा है। या एंड ही हैज रिटन इट आल्सो। यस So यस I remember Raj Babuji used to tell me this कि a movie is made on 2 tables. First the writing table and then the editing table. So यहाँ writing table से editing table तक की जो जर्नी होती है उसमें everyone comes in. लेकिन वो बीच की जर्नी को आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते अगर आपका फर्स्ट ड्राफ्ट करेक्ट नहीं है, और बीच की जर्नी अच्छी होगी तभी लास्ट में जो एडिटिंग टेबल है उस पर मजा आएगा काम करने का। सही बात है। So it's so much interconnected, Correct, filmmaking as a correct, process. correct, So that's what correct. I have learned from him, and I completely agree. आप एक छोटा सा skit भी करने जाते हो ना, तो right from the beginning it has to be okay. करेक्ट। And I think धुरंधर के केस में तो everything was bang on. Yeah, मतलब yeah, आप कमी नहीं निकाल सकते कहीं पे। मुझे creatively कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ भी कमी निकालूं. I mean it was too damn perfect. नहीं, वो फिल्म एक वाकई एक हिस्ट्री बेकर हो गई। या और आप सबके जो, जैसा आपने बोला ना कि अगर आदित्य सर नहीं करते या उतने अच्छे इनपुट्स नहीं देते तो आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते, आप आउटपुट नहीं दे पाते। सो आई फील एज एन ऑडियंस आई विल से कि वो दिखता है, वो कोऑर्डिनेशन आप पूरी टीम में, सारे एचडीज में एंड पूरी यूनिट में दिख रहा है। एक्टर्स ने इतना अच्छा कोऑपरेशन दिखाया, मैं क्या बोलूं आपको। So how was the experience working with Ranveer Singh sir? It How was, was it? see, this is my first film, actually मेरी पहली फिल्म है। हाँ और शायद ये मेरी पहली फिल्म जो है मेरी उनके साथ बिगिनिंग है, क्योंकि आगे भी इंशाल्लाह उनके साथ और फिल्म करने वाला हूँ मैं। उनके साथ काम शुरू में मुझे ऐसा लगा था शायद कि मे बी, क्योंकि बिकॉज एंड डेफिनेटली ही वाज इन अ कैरेक्टर। या और जो हम लियारी में शूट करने गए थे पहले शूट में, तो वो कैरेक्टर में इटसेल्फ इतना लाइक क्या बोलते हैं उसको, गुरूर और घमंड वाला, जब वो वहाँ जाता भी है तो हर चीज़ को जज्ब करता है, तो ऐसा था। तो मुझे शायद शुरू में लगा कि पता नहीं शायद ये अपने साथ जेलप होगा नहीं होगा। ओके बट विद इन 3-4 days ही वाज सो स्वीट विद मी ओके कि मैं आपको क्या बताऊँ कि पहले 2-3 दिन जब मैंने काम मेरा शुरू किया, जब उन्होंने देखा मेरे काम को, अच्छा मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरे कंधे पे आके पीछे से हाथ रख देंगे या गले पकड़ के बोलेंगे, कान में आके बोलेंगे गुड मॉर्निंग मास्टर जी। सर इट वाज सो स्वीट। और रणवीर की एक चीज़ मुझे और बहुत पसंद आई कि जब भी हम लोग प्रीव्यूज वगैरह करते थे, मॉक शूट वगैरह करते थे, एक उसका प्रीव्यूज तैयार कर लेते थे कि शूट का क्या है, जब डायरेक्टर से हमको अप्रूवल आ जाता था ना, तो वो उसको देखता था और उसके एक्शन को सीखने के लिए कहिए या उसके लाइक क्या कहते हैं उसके फिनिशिंग के लिए कहिए, वो खुद की जिम में बुला के मेरे लड़कों को रिहर्सल करता, जहाँ वो जिम करते बैंड्रा में, वहाँ पर मेरी पूरी टीम को बुला करके वो वहाँ पर रिहर्सल्स करता, हर एक्शन का रिहर्सल करता था, वो जो छोटा हो या बड़ा हो। मतलब इतना प्रिपरेशन किया उन्होंने अपने आप को। ही वाज टू इन्वॉल्व्ड। And I think that's what makes an actor an actor. Not only him, but sometimes तो अर्जुन रामपाल भी इसमें रिहर्सल्स में हिस्सा लिया। Okay. तो मतलब everyone has taken, मतलब हर एक्टर्स हो, सब ने जो है ना बहुत दिल से काम किया। Yeah. सब ने बहुत दिल से। And अक्षय सर के साथ एक्शन मतलब कोरियोग्राफ करने का एक्सपीरियंस कैसा था? Because I remember him always as a very romantic hero and you know मैंने ज़्यादा नहीं देखा, तो आप थोड़ा सा उस पर भी रिफ्लेक्ट करो बिकॉज अक्षय सर साहब तो मेरी मतलब इट वाज अमेजिंग जो वो धुरंधर 1 में जो फाइट सीक्वेंसेस है ना, जो अपने फादर के साथ भी करते हैं, मतलब दैट वाज लाइक जस्ट टू गुड। अक्षय के साथ भी काम करने का बहुत मजा आया बिकॉज वो खुद भी कैरेक्टर में इतने डूबे रहते ना कि
अगर हमने कुछ बताया कि सर ये इसको ले, अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है उनका जहाँ बाबू डकैत को अपने बाप को मारता है, यस या करेक्ट है। सो आदित्य सर का था कि नहीं सर वो कुछ हैवी चीज़ से मारना चाहिए, और वो हैवी चीज़ क्या होगी, कैसे होगी। फिर हम लोगों ने डिफाइन किया कि एक काम करते हैं, वो वेट होना चाहिए, लाइक उनके रिसर्च के हिसाब से कि भाई ये एक 5 किलो का वेट होगा और वो उसके मैं तो आई वाज लाइक मारेगा जैसे ही और मारा करेगा। ओह एंड देन क्या हुआ करेक्ट करेक्ट। तो ऐसा तो था। जब हम लोगों ने वो सीन में शूट कर रहे थे, हाँ और जब वो बाप को ड्रैग करके लेके जाता है, तो मैंने शायद उनको बोला कि सर एक काम करना, ऐसे पकड़ के ऐसे करके लेके जाना। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं अपने तरीके से करना चाहूँगा। ऐसा ही ठीक है, कोई बात नहीं, आपने दे दिया। और लिटरली आप देखना कि जब वो खींच के मेरा ये था कि तो खींच के लेके जा रहा है, खुन्नस में देख के कर रहा है कि लेके खींच के लेके जा रहा है। बोला नहीं मैं उसको देखूंगा नहीं। ऐसे ही ड्रैग करके सो दैट इज कॉल्ड एक्टर्स परफॉर्मेंस, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। Character. मैं कितना भी उनको बोल लूँ कि आप इसको इस तरीके से मारो, बट बिकॉज ही इज इन अ कैरेक्टर, या तो वो बोलेगा मेरे से नहीं ऐसे। एंड दैट वाज नॉट अ डिबेटेबल थिंग, बिकॉज ही वाज सो काइंड, या सो स्वीट कि मैं क्या बोलूँ, कि लगता है ठीक है चलो अच्छा नहीं, Yeah. अपने हिसाब से करो, नो प्रॉब्लम। और जब उन्होंने वो किया, हाँ उसी टाइम पे हमको लग रहा था कि यार किस तरीके से, मतलब जो खींचने का तरीका है, या जो उसके बाप को उठा के पटकने का तरीका है, वो इट्सेल्फ जो है ना, वो एक एक पॉइंट हम लोगों को उस टाइम पे भी मजा आ रहा था, या शूट करते वक्त भी मजा आ रहा था, मतलब टेक्स लेते हुए भी मजा आ रहा था। और हार्डली मेरे ख्याल से कभी भी अक्षय के साथ में हम लोगों ने मतलब रिटेक्स 2 टेक 3 टेक उसके बाद की जरूरत ही नहीं पड़ी, ओके इतना परफेक्टली करते थे। एंड पुराने एक्टर्स है, उनको कैमरा सेंस पता है कि कहाँ किस हिस्से से ओवरलैप होगा, किस कहाँ से नहीं होगा। तो आई डोंट हैव टू टीच हिम दैट। अभी अगर मुझे कन्विंस करना है किसी एक्टर को, तो मैं कन्विंस कैसे करूँ कि नहीं सर इसमें ना मुझे ये चीज़ नहीं दिखी, या मुझे ये चीज़ चाहिए, या आपका परफॉर्मेंस मुझे ठीक नहीं लगा। बट ठीक लगने नहीं लगने की बात तो अलग है, बट लेकिन अगर मैं शॉट का रिटेक चाह रहा हूँ तो मुझे उसकी वजह बतानी पड़ेगी ना, या मुझे बताना पड़ेगा कि इसमें ये मिस्टेक हो गई है करके। बट क्योंकि हम लोग कई बार सेफ्टी के लिए भी लेते थे कि नहीं यार एक सेफ्टी लेके रखते, शायद थोड़ा कुछ अलग हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, तो ठीक है। नहीं वो तो भी अपने पास ये टेक तो है ही, तो उस वैसी हालत में हमको बहुत सोचना पड़ता था एक्टर्स को बोलने के लिए कि वन मोर कैसे बोला जाए, इतना परफेक्ट होता था। एक फेवरेट सीन ऑफ योर्स फ्रॉम धुरंधर, एक्शन, स्पेशली एक्शन सीन, नहीं मेरे लिए जो आपको लगा हो कि इट वाज टू डैम डिफिकल्ट और क्या निखर के आया है। आपने देखा होगा फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट धुरंधर के अंदर जो बिगनिंग की 5 किलिंग्स थी, या रणवीर जो करते हैं, जो ये लोग सब मिल के करते हैं, एक वो गले में डाल के फंदा डाल के उसको गिराता है और ड्रैग करके लेके आता है बाइक से, वो मेरे लिए बहुत ही मतलब मायने रखता है। बिकॉज हमने ड्रैग तो बहुत सारे हर किस्म से किया हुआ है, लोगों को घोड़ों से भी ड्रैग करवाया है, कार से भी करवाया, सब कुछ करवाया और बाइक से भी करवाया, पहले ऐसी बात नहीं है। बट इसमें डिफरेंट मुझे और मेरे लिए चैलेंजिंग ये था ना कि जिस किस्म का लेंथ ऑफ ड्रैगिंग था, वो पहले फिल्मों की हम लोग पहले छोटे छोटे शॉट्स लेके खींचा, 50 फीट खींचा, ख़त्म कर दिया, कट कर दिया, नेक्स्ट एंगल में उसको ड्रैग किया। बट यहाँ पर चैलेंज ये था कि मेरे को उसको 100 से 150 मीटर या 200 मीटर उसको ड्रैग करना है और रियल ड्रैग करना है। तो बेसिकली वो शॉट में हमको पूरे उसके बैक की पैडिंग वैडिंग ये वो जो इस तरीके से बनानी पड़ी कि मल्टीपल टाइम्स करने से ना तो पैड खराब हो और ना ही जो बंदा स्टंट्स कर रहा है उसको लगे, और जो बाइक राइडर है उस पर भी उसका वेट नहीं आना चाहिए था, अदरवाइज उसकी बाइक की वजह से भी उसको मार लगने के चांसेस हो सकते थे। तो वो बहुत चैलेंजिंग था एक्चुअली, दैट पर्टिकुलर सीन ऑफ दैट वाज वेरी। उसके साथ साथ मतलब सी चैलेंज तो मेरे लिए धुरंधर में हर चीज़ का था। हाँ, चैलेंज तो हर चीज़ का था। अगर आप देखेंगे उसी किलिंग में एक जो कुकर में डालने वाला जो आई वाज अबाउट टू से दैट, सो वो भी अगर आप देखेंगे ना, वो इटसेल्फ वो आइडिया तो आदित्य सर का था, बट उसमें ऐसा था कि उनका कि वो उसको अंदर डालेगा और बाद में फ्लेम बढ़ा देगा। मैंने बोला पहले खवलता हुआ पानी रखते हैं ना हम लोग, ताकि बबल आवे सब करे, हाँ धुआं निकले सब कुछ, ताकि एक बार जब पहले डाले तो ये ऑडियंस में फील आ जाए कि लोगों को जब हल्का फुल्का चटका लगता है तो क्या हालत होती है, और खवलते पानी में डालने से क्या हो जाएगा। आई थी, डेफिनेटली आई थी, एंड वी वर लाइक नहीं मत करो। फिर उस पर भी हम लोग का काफ़ी रिसर्च चला
कि एक खवलता पानी कैसे दिखाएंगे, हाँ कैसे दिखाएंगे कि हीटेड है, उसका धुआं कैसे दिखाएंगे, क्या करेंगे। फिर हम लोगों ने आइडिया लगाया कि उसके अंदर अलग से पाइपिंग की जाए, उसमें CO2 गैस छोड़ा जाए, सब करा जाए। तो इट वॉज फन। एंड द लास्ट सीन जहाँ पे वो उज़ैर फुटबॉल खेलते हैं ना, वो हाँ। प्रॉपर्ली आई हैव हर्ड कि वहाँ पे आपने स्कल जो था वन ऑफ द एनिमल यू यूज्ड इट। नहीं, उसमें नहीं, जो बाबू डकैत का जब मारने का जो सीन किया हाँ, ना, जो जहाँ skull का सर निकल- फोड़ता है, हाँ। तो उसमें हम लोगों ने बकरे का या- भेजा डाला था अंदर या उसके या अंदर, या ताकि जब वो लगे हाँ। तो लगे कि अंदर से कुछ ऐसा भेजे जैसा कुछ निकल रहा है, या कहीं अगर थोड़ा भी अगर कैमरा कैचअप करे, स्टे लगे, या। तो लगे कि सर के अंदर जो है ना वो भेजा स्मैश हो गया है। अब वो वही मैं सोच रही थी कि ये कितना सोचा गया है अबाउट एंड नाउअडेज तो सीजी वीजी इतना आसान Yeah, हो गया yeah. कि लोग सोचते हैं कि चलो यार इसको पोस्ट में हम लोग हाँ. कुछ क्रिएट कर लेंगे, कुछ बना लेंगे। बट वहां पर क्या था ना कि हम लोगों का सबका एक ऐसा सोचना था कि जितना रियल होता है करते, जहाँ जो व्हेन देयर इज एन इम्पॉसिबिलिटी तब जाके हम सीजी का सहारा लेंगे। हाँ ऐसा नहीं है कि सीजी का काम नहीं हुआ है, बहुत शॉर्ट्स में सीजी हुआ है, बट मोस्टली जो है मैं कहूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ बैकग्राउंड एक्सटेंशन होगा, क्योंकि हमको दिखाना है पाकिस्तान, हाँ जी बॉम्बे में पाकिस्तान दिखाना बहुत मुश्किल है ना, जी हिंदुस्तान की गलियों को पाकिस्तान दिखाना बहुत मुश्किल है। या तो जहाँ जहाँ पीडीज प्रोडक्शन डिजाइन जो सैनिक जहाँ पर प्रेप कर सकता था, जहाँ पे बोर्ड्स लगा सकते थे, जहाँ पे उस किस्म के कलर्स कर सकते थे, कर लिया। बट व्हाट अबाउट दी बिल्डिंग्स, एक्सटेंशंस ऑफ बिल्डिंग्स, या वहाँ पे करना पड़ा। तो वहाँ पर तो बट नेचुरली करना ही पड़ेगा। या तो एक्शन में भी जैसे कहीं कहीं पर, जैसे फॉर एग्जांपल जब बाबू डकैत का जो किलिंग था, तो इतना स्मैश हो गया था कि उसकी आंखें भी क्या सब फूट चुकी थी। बट बाद में उन्होंने थोड़ा सा उसको हल्का सा किया था कि यार, विजुअलाइज उसको थोड़ा सा हल्का सा बाद में करना पड़ा था वो। बट जो भी था मतलब सीजी ने भी बहुत सपोर्ट किया इस फिल्म में। या कंप्यूटर विजुअल इफेक्ट्स ने बहुत, VFX ने भी बहुत सपोर्ट किया इस फिल्म में। जैसे अगर आपने देखा होगा कि वहाँ बॉडी फायर का शॉट है, तो जो बॉडी फायर का शॉट था जो लियारी में, जहाँ वो एक बंदे को जला देता है और बाद में गोली मारता है, हाँ तो मेरा असिस्टेंट ही था जीशान। वो अच्छा। जब हमने उसको बॉडी फायर वगैरह लगाया तो हम लोगों को उसका मतलब फेस वगैरह जो था उसका बचाने के हिसाब से हमने उसको वो स्कल कैप वगैरह दिया हुआ था। तो उस टाइम पे सीजी ने अच्छा काम किया ताकि उसका फेस विजिबल हो, सब कुछ हो। तो उन्होंने उसका फेस क्रिएट कर करके फायर के साथ में मर्ज किया ताकि रियल फेस दिख सके। ओके तो ऐसी जगहों पे आई विल नेवर से कि सीजी हम लोग सब इतना रियल किए कि हमको सीजी का सपोर्ट लगा। हमको जहाँ ज़रूरत थी हमने सपोर्ट लिया, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ रियल करने की कोशिश की हमने, और रियल किया हमने। वेरी नाइस सर। हमारी ऑडियंस के लिए बस एक बार लेमैन के लिए बता दीजिए सीजीआई क्या है, वो लोग नहीं, कई लोगों को नहीं पता होता। CGI मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटरमीडिएट, सो इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ दैट। या बट ये एक चीज़ ऐसी है कि जैसे हम लोग फोटोशॉप करते हैं, तो अगर किसी फ्रेम में कोई चीज़ की कमी रह जाए या और उसको एक्सटेंशन करना हो, या तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के ज़रिए जो है वो फ्रेम को खूबसूरत किया जाता है। जी। और कमिंग बैक टू इट, हमारे इंडिया में स्पेशली रेगुलेशंस बहुत सारे हैं, स्पेशली जो सीन्स, वायलेंट सीन्स होते हैं या आर्ट डायरेक्टर्स के ऊपर, उस दायरे में रह के ये कर पाना, ये अपने आप में अचीवमेंट है। बेशक। and it's very beautiful. I will say it's commendable in terms of creativity, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस तो आते ही हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जहाँ सेंसर सर्टिफिकेट की बात आती है ना, तो सेंसर सर्टिफिकेट में जब अगर हम लोग यू फिल्म या UA करने जा रहे हैं या अडल्ट फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें वो चीज़ तो ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि ऑडियंस जो है वो सिर्फ अडल्ट आएगी ऐसा नहीं हो सकता ना, एग्जैक्टली नॉन अडल्ट ऑडियंस भी आएगी। हाँ। बट नाउअडेज, जब पहले तो ये सब नहीं हो पाता था, लेकिन आज मुझे लगता है 2020 के बाद जब से लोगों के हाथ में मोबाइल्स आ गए और OTT प्लेटफॉर्म्स जो है वो घर बैठे लोग देखने लग गए ना, और OTT प्लेटफॉर्म में इतने सारे कंटेंट्स हैं, पूरे वर्ल्ड के कंटेंट्स हैं, और दुनिया में कौन कितना ब्रूटली कर रहा है, कितना क्या कर रहा है, ये बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं, जवान भी देख रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से थोड़ा सा एक्सपांशन अपना हुआ है इंडस्ट्री में, थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ है, बिकॉज सेंसर बोर्ड भी समझती है आज की तारीख में कि ये सारी चीज़ें भी पब्लिक से अगर छुपाई जाए तो भी वो देख ही रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, हर चीज़। मतलब आप ब्रूटल कंटेंट बोल दो, सेक्सुअल कंटेंट बोल दो, सारी चीज़ें मोबाइल पे अवेलेबल है। है।
सो अडल्ट्री मतलब एक फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट सिर्फ अडल्ट के लिए देना, वो एक डॉक्यूमेंट बन के रह गया है. लिटरली व्हाट आई फील, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि एक अडल्ट सर्टिफिकेट जो फिल्म को मिल रहा है, दैट इज जस्ट एन डॉक्यूमेंट्स टू रन द शो. अदरवाइज मोबाइल के ऊपर इतने सारे गंदे कंटेंट, आप इंस्टाग्राम पे देखो कितने गंदे कंटेंट्स आ रहे हैं. Absolutely. तो बचा किधर है बच्चे और बड़ों में फर्क करने के लिए. मतलब सारी गंदगी मोबाइल के अंदर है. Exactly. मुझे ये लगता है कि जो हमको मतलब एज एन एक्शन डायरेक्टर मुझे जो उसका फायदा हुआ है, वो सिर्फ यही फायदा हुआ है कि मैं अपने काम को कितना ब्रूटल दिखा सकूं. सिर्फ ब्रूटल दिखाना और क्या कहेंगे उसको कि ब्रूटल दिखाना अलग चीज़ है, लेकिन उसको ऑडियंस को जस्टिफाई करवाना, इन दोनों में बहुत फर्क है. मैं ब्रूटल दिखा तो दूंगा, बट मैं जस्टिफाई कैसे कराऊंगा कि ये बहुत सेफ था करके. क्योंकि ऑडियंस को तो ये लग रहा है कि सब कुछ मारो खत्म कर दो, बट अनदर डे जैसे आप लोग आज मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है कि भाई हमने बहुत कुछ ब्रूटल किया है उस फिल्म में, बट किसी को मार नहीं लगा, किसी को एक नुकसान नहीं हुआ है. तो ये बहुत अच्छी बात है. ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आप लोगों के माध्यम से हमको ऑडियंस को बताने का मौका मिलेगा भाई आप ऐसा मत करो. एग्जैक्टली. बिकॉज जो कुछ भी हुआ है वो हमारे एक्सपर्टीज के सुपरविजन के अंदर हुआ है, और हमको पता है कि क्या चीज से नुकसान होगा और क्या चीज से नहीं होगा. दैट्स वेरी ट्रू. सो हम कितना भी ब्रूटल फिल्म में दिखा है, बट दैट ब्रूटैलिटी इज डन विद अ वेरी सेफ हैंड्स. यस एग्जैक्टली. तो हम जब, क्योंकि क्या होता है ना, एक डिबेट चलती रहती है हमेशा ही, एंड आपने देखा ही होगा कि नहीं इतना लेवल तक नहीं दिखाना चाहिए वायलेंस. एंड मी एज अ क्रिएटिव आई से अगर हमारे स्क्रिप्ट की डिमांड है, कहानी ही ऐसी है, तो जितना भी हम अपने आप को दायरे में रख के कर पाएँ वो दिखाना पड़ना ज़रूरी भी, बिकॉज यू आर एक्चुअली शूटिंग समथिंग. अगर वो सीन ही ऐसा है कि इसको चाकू मारना ही है, तो वो तो मारते हुए दिखाना पड़ेगा. एट द मैक्स आप थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर सकते हो. सो डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट भी था. डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर पाओगे. एग्जैक्टली. सी समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना, अंडरस्टूड थिंग्स आर नेवर बीन अंडरस्टूड. अगर मैं बोलूं कि मैंने चाकू मारा और सिर्फ मैंने हाथ ऐसे नीचे किया और रिएक्शन डाल दिया, हाँ, तो वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है. क्वेश्चन मार्क आ जाता है. हाँ, एस्टैब्लिश नहीं कर पाते. एस्टैब्लिश नहीं होता है. सो ऑडियंस भी कनेक्ट नहीं करती. बट लेकिन जब ऑडियंस जब कनेक्शन देखती है ना कि पेट में घुसते हुए दिखा या पेट में पॉइंट होते हुए दिखा, तब जाके उनको रियल फील लगता है, और उनको फील होता है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है. लाइक नाइफ अगर पेट पे टच होगी तो घुस सकती है पेट में. एग्जैक्टली. सिवाय फेस के रिएक्शन से पता नहीं चलता है. तो अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है तो मेरे ख्याल से करना चाहिए. और क्योंकि जो आज का दौर चल रहा है, मुझे ये लगता है कि सेंसर बोर्ड को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वो कितना भी छुपाना चाहे चीज़ों को, वो छोटे बच्चों से छुपा नहीं पाएंगे. जो नेचुरल मतलब आज की जो सच्चाई है बेसिकली, कि अगर वो हमारी हिंदी फिल्मों में नहीं देखेंगे तो वो फॉरेन फिल्म्स के अंदर देखेंगे. डू यू थिंक सर एक ऑल्टरनेट हो सकता है कि ऐसी मूवीज से पहले एक्टर ही आके खुद बच्चों को, जैसे पहले होता था ना शक्तिमान में, आई रिमेम्बर मुकेश सर आके पहले बोलते थे दैट डोंट ट्राई दिस एट योर होम बिकॉज दिस इज रिस्की. तो अगर कुछ बहुत ज्यादा हमको दिखाना है और स्क्रिप्ट की डिमांड है, तो दिस कुड बी एन ऑल्टरनेट आगे जाके. दैट कुड बी है, बट लेकिन आपको आपकी स्क्रिप्ट जब एक्टर्स बोलते हैं तो लोग सुनते हैं. नहीं, वो बात सही है आपकी, बट दैट शुड नॉट लुक लाइक अ मार्केटिंग थिंग. क्या होता है ना कि अगर एक्टर आके बोल रहा है तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये फिल्म को मार्केटिंग करने के लिए बोल रहे हैं. या वो तो लोग सोच लेते हैं ऐसा, बट आप देखिए ना, जहाँ करोड़ों लोग धुरंधर को तारीफें कर रहे हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी है जो धुरंधर के ड्रॉबैक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, गलती खामियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. सो सिक्के के दोनों पहलू है. वो जरूरी वो नहीं कि कौन किस नजरिए से देखे. वो सच्ची बात है. सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से मैं कह रही हूँ, जैसे आपने बोला कि वो थोड़ी सी अब एक्सपेंशन देंगे, लगता है ऐसा, और देना चाहिए, तो दिस कुड बी एन ऑल्टरनेट फॉर देम आल्सो कि ऐसी आप एडवाइजरी आप इशू कर दीजिए. देखिए एडवाइजरी के तौर पे जैसे आप अगर फिल्म की स्टार्टिंग में देखेंगे नोट्स तो आती है, बट वो पढ़ता नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है, वही प्रॉब्लम है. लेकिन अगर ये योर सजेशन इज वेरी गुड कि अगर एक्टर्स खुद आके बोले कि भाई इस फिल्म के अंदर हमने जो कुछ भी किया है अंडर द सुपरविजन किया है, या सब कुछ फेक है या रियल है, बट
आई थिंक दैट शुड नॉट इम्पैक्ट द फिल्म, Yeah, बिकॉज ये भी अगर एक आप फिल्म concern की है। शुरुआत में अगर बोल रहे हो कि आपको सब कुछ देख रहे हो फेक है, तो वो एक कौन मेरे एक्शन को रियल समझेगा? ये भी एक कंसर्न है। You're right sir, you're right। ये भी एक सो दैट व्हाट आई एम सेइंग, मार्केटिंग के बाद में किया जा सकता है, हाँ। एंड में आ सकता है। नहीं, बाद में नहीं, मैं आपको बोलता हूँ कि फिल्म को हिट होने दो, हाँ, फिल्म को चलने दो, मैक्सिमम लोगों को देखने दो। देयर शुड बी, मैं ये कहूँगा कि भाई जैसे आज की तारीख में एक फिल्म को थिएटर में रिलीज होने के बाद 3 महीने का टाइम दिया जाता है, उसके बाद ही OTT पे फिल्म आती है। जो टाइम बाउंड है उसके बाद में भले ही करो ना। सिर्फ फिल्म जब पब्लिक तक पहुंच गई, लोगों ने देख लिया, yeah, 3 महीने काफ़ी, मेरे ख्याल से 90 डेज काफ़ी है लोगों को टाइम निकाल के देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर ऐसा लगता है कि एक्टर्स ने बोलना चाहिए तो बोलना चाहिए, बट उस पर फिल्म के बिजनेस को या फिल्म Impact नहीं होना की रियलिटी को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि यू आर क्रिएटिंग अ वर्ल्ड एंड Yes. यू डोंट वांट कि उस पे Correct, क्वेश्चन correct. मार्क आ जाए पहले। अंडरस्टूड। अभी आपको सोचना, अगर मैं धुरंधर जैसी फिल्म के अंदर फिल्म के बिगनिंग में आके बोलूँ कि आप जो देख रहे हो कुछ सच्चा नहीं है, नहीं नहीं, नॉट सच्चा नहीं या है, आप जो देख रहे हैं उसमें सुपरविजन के अंदर किया गया है। सुपरविजन में कहना और बस वही उतना ही काफी है। डोंट ट्राई दिस एट होम, दिस इज वेरी रिस्की। आई थिंक ऑडियंस बहुत शानी है, बट हाँ वो जी। समझदार है और शायद वो ट्राई नहीं करेंगे। हाँ, ऑल्सो सर मैंने अभी देखा आपको, आप अपनी टीम को बेटा See, this करके ही बुलाते हैं। Dhurandhar is not only an action film, but it's an emotion film also. एब्सोल्युटली। तो जो उसका इमोशन है ना, उसके हिसाब से एक्शन को सेट किया गया है। क्योंकि जहाँ पर वो एक भाई बन के बहन की रेप बदला होने का लेता बदला है। ले रहा है, और वो हमें जस्टिफाइड भी लग रहा है ना कहीं ना कहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक्शन सीन्स को इमोशन ने, उसको डायरेक्टर के थॉट्स ने, कहानी ने, उसके विजुअल्स ने इतना संभाला है, इतना मतलब उसको सजाया है कि वो एक वजह भी है कि सब कुछ रियल लग रहा है। सर जैसे मैंने अभी देखा, आप अपनी टीम को बेटा करके ही बुलाते हैं, तो ऐसी मूवीज में या कोई भी और मूवी जो आप करते हैं अपनी टीम के साथ, कितना इंपॉर्टेंट रहता है उनकी सेफ्टी आपके लिए? और आई ऑल्सो ऐड वन क्वेश्चन टू इट, आपने एक एरा को चेंज होते हुए देखा है जहाँ पे पहले शायद इंडस्ट्री में स्टंट्समैन की सिक्योरिटी को इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, और आपने खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि एक डार्क फेस था, सलमान सर वॉज देयर टू हेल्प यू, बट आज के सिनेरियो में क्या चेंज आया है और आपके अकॉर्डिंगली क्या चेंज आना चाहिए? जब मैंने स्टार्ट किया था, जब हमारे पहले के जो स्टंटमैन थे, जब वो लोग फॉल वगैरह करते थे तो वो लोग भूसे की गोनी पे लैंडिंग्स लेते थे, सब कुछ करते थे। देन शोले के बाद बॉक्सेस का इन्वेंट हुआ, तो एम्प्टी कार्टन बॉक्सेस वगैरह आने लगे, अच्छा। उस पर मैट्रेसेस डाल के उस पर लैंडिंग करने लगे। तो जब और थोड़ा दौर बढ़ा के हमने भी बॉक्सेस के ऊपर ही किया है, जो जैसे मैंने आपको बताया चैलेंजर टावर से जो हमने जंप किया था, तो देयर वर 10 लेयर्स ऑफ बॉक्सेस, जिसमें से हम ऑलमोस्ट 8 लेयर फाड़ के 9th लेयर पर टच कर चुके थे अंदर। हाँ, बाहर से लोगों को हम दिख नहीं रहे थे, हाँ, तो वो 3000 बॉक्सेस के बीच से हमको निकालने के लिए करीबन 7 से 8 मिनट लग गए थे, ओके, बिकॉज इट वॉज लाइक अ वाटर, कि आप पानी में जंप मारो और आपको पता नहीं चलेगा बंदा किस जगह। तो जब हमने जंप किया तो जो 3000 बॉक्सेस लगे थे उसको निकालने में 7-8 मिनट के करीब लग गया था, और हम लोग सिर्फ अंदर लेट के ब्रीथ कर रहे थे कि कोई ना कोई आएगा और हमको बाहर निकालेगा। दैट इज समथिंग एल्स ओनली। Yeah. वो रियल में जो सुपर हीरोज होते हैं Correct. कि वो कहानी अभी है। जैसे अगर वही चीज़ अगर आज की तारीख में करना चाहे तो हम लोग वायर रिग्स का सपोर्ट लेते हैं, कि लोगों को हार्नेस पहना दिया, वायर से लटका दिया और उसको एक डिसेंडर मशीन के ज़रिए स्पीड में नीचे उतार दिया और लैंडिंग से पहले उसको रोक दिया। तो ये सब चीज़ें आई है, बट उसमें भी क्या होता है ना, कई बार वो रियल नहीं लगती है, क्योंकि बिकॉज जब हम लोग रियल फॉल करते हैं, बॉडी का वो मोशन, वो हाथ का मोशन, वो बालों का उड़ना, कपड़ों का फैलना, कंट्रोल एनवायरनमेंट में वैसा दिखता नहीं है। हाँ, ट्रू। अगर हम लोग को एक अगर नेचुरल स्पीड को अगर पकड़ के करें ना, तो कई बार वो होता नहीं है। डिफरेंस तो है, बट लेकिन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कई बार वैसा करना पड़ता है। लाइक जैसे एक्टर्स से अगर करवा रहा हूँ मैं, अगर चाहूँ कि मेरा एक्टर करते हुए दिखे, आई विल नेवर से कि तू जा और जंप कर दे, ऐसे नहीं, मैं आपको हार्नेस देता हूँ, आप इत्मीनान से करो, मैं आपको स्पीड में लाऊंगा और ये पॉइंट पे ला के रोकूंगा आपको। ओके, सो काफी ज्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। करेक्ट, तो ये चेंजेस आ गए। देन फॉर एग्जांपल कि पहले जो
ब्लास्टिंग्स वगैरह होते थे, तो जो ब्लास्टिंग्स वगैरह होती थी तो पहले पेट्रोल और जो रॉ मटेरियल जो इनके पास आता था एक्सप्लोजिव का, उस जैसे डायरेक्ट डेटोनेटर्स या इससे करते थे। अभी क्या हो गया है कि थोड़ा सा चेंजेस आ गया है, बिकॉज पहले रेडीमेड स्क्रिप्ट वगैरह नहीं मिलती थी। अभी फॉरेन में इतनी फिल्में बन रही है तो वहाँ से हमको स्क्रिप्ट वगैरह भी आती है जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड हो। पहले कैलकुलेशन नहीं था, कितना पाउडर डालेंगे कितना बड़ा ब्लास्ट होगा। अभी क्या कैलकुलेटिवली लोग करने लग गए कि भाई इसके काम करेंगे, ये एक बड़ा ग्लोब चाहिए तो इतना किलो इतने ग्राम्स का ब्लैक पाउडर और सिल्वर पाउडर मिक्स करना पड़ेगा, और इतना अगर पेट्रोल का करना है तो उसके लिए हम लोगों को अलग से पेट्रोल कैन और उसके जो वायरिंग डेटोनेटर्स वगैरह चाहिए वो सब कुछ अलग से चाहिए। देन आजकल क्या कहते हैं उसको, रिमोट कंट्रोल्स आ गए हैं कि अगर हम लोगों को फॉर एग्जांपल अगर हीरो भाग रहा है और उसके पीछे हमको दिखाना है कि उसके पैरों के पास, वो पहले हम लोग क्या करते थे कि वही फायरिंग्स लगा करके आंखों से देख के टाइमिंग करते थे। आज हम लोग रिहर्सल में चेक करते हैं कि कितने सेकंड में क्रॉस करता है, तो आई नो कि ये एक्शन के बाद 3 सेकंड में यहाँ से लेके वहाँ तक क्रॉस करेगा। तो जो स्क्रिप्ट बिछाई जाती है हम लोग उसको टाइम कर सकते हैं कि 3 सेकंड में यहाँ से वहाँ तक जाए, ताकि उसका सेम मोशन मिले। टाइम चेंज हुआ है, चीज़ें चेंज हुई, टेक्निकलिटी चेंज, टेक्निक्स चेंज हुई है, एंड दैट्स फॉर द बेटर। हाँ, लेकिन जहाँ स्टंट्स की बात है ना, मैं आपको स्टंट्स के लिए बोलूँगा कि बॉडी पे इम्पैक्ट तो उतना ही आता है। मैं बोलूँगा कि अगर मैं पहले जहाँ हम बॉक्सेस पे गिरते थे, आज क्रैश मैट पे गिरते, बट क्योंकि जो बॉडी का वेट है, जो मोशन आता है, वो कहीं ना कहीं आके इम्पैक्ट तो मिलता ही है। लाइक अंदर की जो ऑर्गन्स है उनको तो हिलना ही पड़ता है। Yes. So don't you think government को कुछ और इंस्टीट्यूट्स बनाने चाहिए फॉर एक्शन डायरेक्टर्स? और नहीं, एक ही बना दे हमारे लिए। और की कहाँ बात करें आप, एक ही नहीं बना है। आई वॉज द पर्सन हु रीच द गवर्नमेंट। मैं आपको किसी दिन, आप अगर मेरे ऑफिस आइए, मैं आपको फाइल्स दिखाता हूँ मैं कितनी बार अप्रोच किया हूँ। भाई मैं तो बोलता हूँ स्किल डेवलपमेंट के नाम पे जो स्कीम चलती है गवर्नमेंट की, वो स्किल डेवलपमेमेंट के लिए मैं गया हूँ, अप्रोच किया हूँ। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर आज की तारीख में बिकॉज ऑफ OTT, बिकॉज ऑफ ऑल दिस ओपन प्लेटफॉर्म्स, हमारा जो चैलेंज है वो फॉरेनर्स के साथ में है। आप फॉरेनर्स को यहाँ पर लाके काम करवा रहे हो, अगर हमारे बंदे का अगर कुछ उस किस्म का काम सीख जाएंगे तो विल गो एंड वर्क फॉर देम। True that. तो उसके लिए कोई इंस्टीट्यूट तो होना चाहिए, कोई तो जगह होनी चाहिए, और वैसे इंस्टीट्यूट बिल्डअप करने के लिए जगह होनी चाहिए। जगह हमारे पास है, गवर्नमेंट के पास जगह है। फिल्म सिटी के नाम पे हजारों एकड़ जमीन पड़ी है, उसमें से कुछ नहीं, हमको सिर्फ 5 से 7 एकड़ जमीन दे देवे। मैं मेरे हर इंडियन बंदे के लिए मैं कुछ ना कुछ करने को तैयार हूँ। एंड आई थिंक काफी सारी अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं 100%। एंड नॉट ओनली दैट, जहाँ हम लोग सेल्फ डिफेंस लड़कियों को सिखाना चाहते हैं उसके लिए भी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होगा। नाउअडेज मैं किसी की क्लासेस को बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन 90% ऑफ दी जो ट्रेनिंग क्लासेस वगैरह जो बनी है, जिसको आप मार्शल आर्ट क्लासेस बोल लो या आप उसको WWF बोल लो या आप उसको कुछ भी नाम दे दो आप, बट दे आर जस्ट मनी मेकर्स। दैट्स ट्रू। इफ यू कैन फाइंड आउट, आप देख लो, आप जाएंगे वो आपसे पैकेज का पैसा ले लेंगे कि भाई 6 महीने का पैकेज है, आप इतना पैसे दो, आप आगे करो। बाद में आप आओ नहीं आओ, आप क्या सीख रहे हो क्या नहीं सीख रहे हो, किसी को पूछ नहीं पड़ी। मैं ये चाहता था कि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ मिलकर करे, मैं ये नहीं चाहता हूँ गवर्नमेंट हमको दे दे और हम करें, मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट हमारी यूनियन के साथ मिलकर करे, ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करे जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के लोग अगर स्टंट परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो दे शुड बी फर्स्ट सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि यू आर प्योरली सर्टिफाइड टू बीइंग परफॉर्मिंग अ स्टंट, and also basic care, and that is only the basic for the safety of not only him but the other unit members. जो यूनिट में जो बाकी लोग जो काम करें, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज की तारीख में वो होता नहीं है, बट नेवर नोज। अगर फर्ज करो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम, करेक्ट है? आज अगर एक स्टंटमैन का समझो जा रहा है, अगर वो देख रहा है कि ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है, ही कैन सेव हिमसेल्फ। उसको पता है कि उसको आवाज़ आई, उसने एक झलक देखा, ही शुड डाइव एंड सेव हिमसेल्फ, करेक्ट ना? बट व्हाट अबाउट स्पॉट बॉयज, व्हाट अबाउट लाइटमैन, व्हाट अबाउट एक्टर्स? वो देख के शॉक हो जाएंगे और झप करके उनके आंख पे आगे गिर जाएगा।
तो अगर ऐसी ट्रेनिंग उनको मिलने लग जाए तो वो तो हर कोई एक्सपर्ट हो जाएगा ना अपने को सेव करने के लिए. एंड नॉट ओनली दैट, जो जैसे मैंने बोला कि फेक क्लासेस ओपन हो गई है, वही फिल्म सिटी के अंदर, वही इंस्टीट्यूट के अंदर स्किल डेवलपमेंट के नाम पे क्या हमारी माँ बहनों के लिए कोई क्लासेस नहीं होनी चाहिए जहाँ उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ किया जाए. True. And how about like seeing women on screen performing action, like more of action? अभी बहुत कम ऐसी मूवीज बनती हैं, ऐसे सीन्स आते हैं. अभी ज़्यादा हो रहा है, I'm not saying नहीं होता, but still जैसे हॉलीवुड में, और दूसरा क्वेश्चन भी मैं ऐड कर देती हूँ, हॉलीवुड और बॉलीवुड के एक्शन में बहुत वास्ट डिफरेंस अभी भी है. सो डू यू फील द गैप, और विद मूवीज लाइक धुरंधर दिस गैप इज स्लोली narrowing down? It will be dissolved actually. वो गैप तो डिजॉल्व हो जाएगा, बिकॉज जो मतलब जिस किस्म का काम नॉट ओनली धुरंधर और फिल्मों में भी हुआ है, उसका खाली एक ड्रॉबैक है कि जब कोई फॉरेनर को यहाँ पर अपॉइंट करते हैं ना, सो मोस्टली मैंने देखा ब्रिटिश और अमेरिकन या जर्मन्स जो होते हैं ना, दे हेट एशियंस. ओके, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है. बिकॉज वो लोग जब यहाँ पर आते हैं ना, तो वो हमको काम सिखाना नहीं चाहते. ओके, मैंने काम एशियंस के साथ किया है, बैंकॉक के कई एक्शन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, कोरियंस के साथ काम किया है. वो हमारे साथ जलप होके काम करते हैं. वो हमारे साथ मतलब वो कुछ सिखाना चाहते हैं, हमसे कुछ सीखना भी चाहते हैं. और यही एक वजह है कि जो आप बोल रहे हैं, जो गैप दिख रहा है, वो गैप इसीलिए दिख रहा है कि चंद फिल्मों में आपको देखने को मिलेगा हॉलीवुड और बॉलीवुड की टक्कर का एक्शन, और कई फिल्मों में आपको देखने नहीं मिलेगा. बिकॉज कई बार आई एम द सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन, मुझे कई बार ये कंप्लेंट्स आती है कि कोई फॉरेनर जो है वो ह्यूमिलिएशन भी करते हैं, डायरेक्टली नहीं कर पाते बिकॉज दे आर ऑल्सो बाउंड विद देयर कॉन्ट्रैक्ट्स कि वो डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं करेंगे, कुछ करेंगे स्लाइड टॉन्स वगैरह. तो वो लोग हमारे साथ खुल के काम नहीं करना चाहते. और शायद यही एक वजह है कि जहाँ पर हमारे लोग थोड़ा रिस्ट्रेन करते हैं उनके साथ काम करने के लिए, और परफॉर्मेंस में डिफरेंस नज़र आता है. लेकिन अगर हम लोग सब एक साथ काम करने लगेगा ना, मुझे आई जस्ट बिलीव कि अगर हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट बनना शुरू हो गया ना स्टंट्स के लिए, तो हम लोग फॉरेनर से बहुत बेहतर कर सकते हैं. क्योंकि हमारे इंडियंस के अंदर जिगर है करने का. हम सारे जितने स्टंटमैन्स बोलो, एक्टर्स बोलो, नॉट ओनली, मैंने कई बार देखा है कि अगर कोई चीज़ फिल्मों में हो रही है, आप रास्तों पे लोगों को करते देखते हो. लोग, अगर आपको जैसे रावण आई थी जब शाहरुख की, आपने उसमें देखा होगा कि वो ट्रेन पे लटक रहा है, तो कई लोग ट्रेन पे लटकना शुरू कर दिए, जो कि डेंजरस भी है. हाँ, एग्जैक्टली. उन्होंने तो सेफ्टी के साथ किया, सुपरविजन में किया, बट यहाँ लोग डायरेक्ट करे. तो मेरा कहने का मतलब कि भैया इंडियंस हम पीछे नहीं है. आई एम विलिंग टू डू दैट. मैं चाहता हूँ कि ऐसे इंस्टीट्यूट बने, नॉट ओनली इन बॉम्बे, चेन्नई में बने, हैदराबाद में बने, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज है वहाँ बने. एटलीस्ट हमारे स्किल को ऊपर आने का मौका तो मिले. ट्रू, वेरी ट्रू. ये एक हमारे शो के लिए एक स्पेशल सेगमेंट है जिसमें यू हैव टू टेल मी वन मूवी, वन सॉन्ग एंड वन बुक जो आपकी पर्सनालिटी को बेस्ट डिस्क्राइब करती है. नहीं, अगर वैसा है तो सरफरोश का आमिर खान. वाओ, दैट्स वेरी नाइस. एंड एक सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आपको डिफाइन करता हो, या फिर आपको पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. ओके. एंड बुक जो आपने काफी बार पढ़ी हो. कुरान शरीफ. वाओ, दैट्स सुपर. और सर एक बात और जानना चाहूंगी, आपका फेवरेट एक्टर बॉलीवुड में? सिर्फ फेवरेट्स तो मेरे बहुत सारे हैं, बट यू हैव टू चूज ओनली वन. ये थोड़ा मुश्किल है. मैं आपको मोर डिलेमा में डाल रही हूँ. नहीं, ऐसी डिलेमा की बात नहीं है, क्योंकि प्यार तो सभी एक्टर्स करते हैं मेरे साथ. सब मेरे साथ बहुत ही मतलब भाई जैसे रहते. बट आई विल से अक्षय कुमार, बिकॉज अक्षय कुमार एक ऐसे एक्टर है कि सिर्फ स्टंट्स करते ही नहीं है, स्टंट्स वालों का ध्यान भी रखते हैं. बिकॉज एज ए यूनियन बोलो, या जब मैं अब्बास भाई का असिस्ट करता था और अक्षय कुमार की फिल्म करते थे, वो उस वक्त ही बहुत ध्यान रखते थे स्टंटमैन का.
Okay. और उन्होंने बोला था कि मेरे को कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है उन्हें, और उन्होंने करके दिखाया। यू नो, आज की तारीख में हमारे जो मेंबर्स हैं फ्रॉम एज ऑफ 18 टू एज ऑफ 65, उन सब का ग्रुप इंश्योरेंस करवाया अक्षय कुमार ने। Oh my God, wow. इंश्योरेंस कंपनी कभी भी इंश्योरेंस करती नहीं थी स्टंटमैन के लिए। Okay. स्टंटमैन का नाम सुनते ही वो लोग मना करते थे। And he made it happen. And he made it happen. Wow. Because I am secretary since 2002 और अब तक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब काफ़ी 23-24 साल हो गए मुझे। बट मैंने जहाँ जहाँ पर भी गया था इंश्योरेंस के लिए, सब कंपनी ने मना किया। और ये बात जब मैंने उनको बताया था तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कोशिश करूँगा। देन उन्होंने डॉक्टर पांडा ऑफ एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट बैंड्रा, उनके साथ मिल करके कुछ इंश्योरेंस कंपनी वालों से, ICICI लोम्बार्ड एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस से उन्होंने बात की, उन्होंने बताया। फिर उन्होंने मुझसे एग्जाम्पल्स भी मांगे थे कि आखिर क्या है तुम, मतलब लोगों ने पूछा मुझसे कि भाई आप तो जान की जोखिम लगाते हो, तो फिर हम लोग आपको इंश्योरेंस क्यों देना चाहिए? क्यों दें? आप जान, मतलब यू आर डूइंग इट आउट ऑफ विल। हाँ, आउट ऑफ विल बोलो या डूइंग विद योर विल ऑल्सो, कि ठीक है लगा तो लगा, इंश्योरेंस तो है। एक ये विल भी हो सकता है ना। बट मैंने बोला वैसा नहीं है। मैं हमेशा उनको कन्विंस करने की कोशिश करता कि सर, दो तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो अचानक हो जाता है, जिसमें कहीं कुछ नहीं होता, और एक होता है कि मुझे पता है कि अगर मैं चलती ट्रेन से गिरूंगा तो मुझे मार लग जाएगा। करेक्ट ना? लेकिन हमारा जो काम है ना, वो चलती ट्रेन से उतरने का है, लेकिन खुद को मार लगा के लेने का काम नहीं है। मैं चलती ट्रेन से उतरना चाहूंगा फिल्म में काम करने के लिए, बट विद सेफ्टी करना चाहूंगा। तो मैंने उनको ये बताया है कि पिछले 1959 से लेकर के 2015 तक के जो स्टंट्स में जो मौत हुई थी, दैट वाज हार्डली अबाउट 10 to 15 पीपल। सो स्टंट्स करते वक्त लोगों की मौत नहीं होती कभी। वो जो भी हुई है दैट इज एन वेरी बैड एक्सीडेंट, के जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल एक माइल्स 402 या 40 समथिंग कुछ फिल्म थी, मैं शायद नाम गलत ले रहा हूँ, माइल्स 401 ही थी शायद। तो उसमें एक हादसा हुआ था, एक स्टंटमैन थे मंसूर करके, और शेट्टी साहब उसमें एक्शन डायरेक्टर थे उस टाइम, रोहित शेट्टी के फादर। तो उसमें एक शॉट था जहाँ पर उसको निकलना है और पीछे ब्लास्ट होना है। ठीक है। तो जब शेट्टी साहब ने जो इफेक्ट्स वाला था उसको बोला था मैं तेरे को टाइमिंग दूंगा, उस टाइम पे तू ब्लास्ट करना, क्योंकि उनका ध्यान था कि बंदा ये उड़ेगा, हवा में जाएगा, और मैं उसको सेफ टाइम पे ब्लास्ट करने बोलूँगा। और उस टाइम पे थिंग्स वेंट रॉन्ग, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ग्राउंड अर्थिंग पकड़ लेता है, लाइक जो पॉजिटिव नेगेटिव जो वायर्स होते हैं उसमें एक अर्थिंग भी होता है। मेरे को लगता है कि उस टाइम पे ऐसा हुआ कि जैसे उन्होंने शॉट कॉल किया और उस बंदे को जो टाइमिंग दी जंप की, उसको इशारा करने से पहले वो ब्लास्ट हो गया। एंड दैट वाज ओनली एन एक्सीडेंट, प्योरली एन एक्सीडेंट, दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट अर्थिंग थिंग, क्योंकि फेस तो उसके हाथ में करंट जॉइंट था ऑलरेडी, और जो अर्थिंग था ग्राउंड अर्थिंग मिला, और उसकी वजह से जो मेल फंक्शन हो गया और ब्लास्ट हो गया, और वो मंसूर भाई जो थे उसके अंदर जल गया। Shit. Was he like saved or? No, he died on the spot died. फिर एक बंदा हमारा था जोसेफ रेगो, हाँ। तो जोसेफ रेगो का क्या होता है, उसने बॉडी फायर शॉट दिया, बट क्या कहते हैं उसको, जैसे मैंने बोला ना कि एजुकेशन हर किसी को होना चाहिए, स्टंट्स को लेके बोलो, फिल्मों में हर काम को लेके बोलो। क्या हो गया, हमारे बंदों ने उसको, मतलब स्टंटमैन ने उनको बुझाने के लिए वो कंबल वगैरह, गीले कंबल वगैरह डाल दिया, बुझा दिया। एक किसी बेवकूफ़ ने क्या किया, वहाँ एक्सटिंग्विशर रखा हुआ था, तो कोई यूनिट मेंबर था बेचारा, आर्ट वाला बंदा था वो, सेटिंग बॉयज़ में था। उसने क्या किया, वो फायर देख कर उसको लगा फायर एक्सटिंग्विशर है, मैं मारूंगा तो शायद जल्दी आग बुझ जाएगी करके, उसने जो फायर एक्सटिंग्विशर मारा उसके फेस पे लगा जहाँ वो इनहेल कर गया। Oh my God. Shit. और उसके बाद मतलब काफ़ी टाइम तक उसको सफोकेशन होता रहा, बट ड्यूरिंग ऑफ आवर्स उसकी डेथ हो गई, बिकॉज लंग्स के अंदर जो दिस इज कॉल्ड नॉन एजुकेशन ऑफ
एक्शन सीक्वेंसेस नहीं, या हाउ unknown टू things. पुल ऑफ या क्योंकि अगर मेरे पास इंस्टीट्यूट होगा ना, मैं सबको हाँ, सिखा सकता हूँ हाँ. कि बॉडी फायर शॉट में क्या मटेरियल यूज करना चाहिए, Exactly. कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, यस फोम वाला करना चाहिए या गैस वाला करना चाहिए, क्या करना. सो ये पूरे यूनिट मेंबर को सिखाया जाना चाहिए था कि ऐसे नहीं कोई भी एक्सपाइजेड कि see that guy also help try to help it out. ऑफ कोर्स उसने कोई गलत इंटेंशन से नहीं किया, करेक्ट ना. उसका इंटेंशन भी उस आग को कम करना था, या बट उसको वो एजुकेटेड नहीं था कि वो किस किस्म की चीज़ है करके, या कि इसको इनहेल करने से क्या होगा क्या नहीं होगा. तो ये सब चीज़ मैंने बहुत बताया. बाद में अक्षय कुमार जी ने खुद ये स्टेप आगे लेकर के सारे स्टंटमैन लोग का इंश्योरेंस उन्होंने करवाया. ओके और 2016 से लेके आज भी पूरा प्रीमियम वही भरते हैं. वाओ तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट उन्होंने दिया है. Yeah. इसके लिए हमारे सारे स्टंटमैन जो है ना, उनको बहुत ही हाँ उनके शुक्रगुजार भी है. एंड वी लव हिम फॉर दैट कि एटलीस्ट, क्योंकि क्या है ना, और मैं आपको बताऊँ कि जब से उन्होंने इंश्योरेंस करवाया है ना, तो उनका इंश्योरेंस पहले था सिर्फ स्टंटमैन्स के लिए, स्टंट के दौरान डेथ होने के लिए. बट बिगिनिंग के 2 साल कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई डेथ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ इंश्योरेंस के बाद भी. फिर उन्होंने मेडिक्लेम का प्रोसेस चालू करवाया कि चलो यार कम से कम लोगों को फायदा हो, तो मेडिक्लेम की फैसिलिटी भी करवाई. ओके और फिर उसके बाद वही ग्रुप इंश्योरेंस जो स्टंट्स के लिए था, उसको नॉर्मल एक्सीडेंट में भी कवर कर दिया हमने. सुपर और जिस साल हमने किया उसी साल 2 डेथ हुई नॉर्मल. एक हमारा बंदा ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया और एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया. और उनकी वजह से, अक्षय भाई के उस इंश्योरेंस की वजह से, उनकी फैमिलीज को 20 लाख रुपीस का जो है इंश्योरेंस कवर मिला, डेथ कवर मिला, और जो फैमिलीज को हेल्प हो गई. और दोनों लड़के यंग एज में थे. एक इरशाद सोलंकी नाम था जो रोड एक्सीडेंट में मरा था. उसकी एज आई थिंक उस टाइम पे अराउंड 23-24 के आसपास थी. ओके और जो दूसरा लड़का था वो और भी कम एज था, जो ट्रेन से हुआ था. ही वाज अराउंड लाइक मे बी 21 और 20. ओके दे जस्ट तो लॉस्ट देयर लाइफ. आज उनकी वजह से उनकी फैमिलीज को भी एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ कंपनसेशन के तौर पे मिला तो सही. बच्चे आज नहीं है, हम समझ सकते हैं कि उनके होने से शायद इससे ज्यादा कमा लेते, एग्जैक्टली बट एटलीस्ट अक्षय भाई के उस मूवमेंट से उस फैमिली को कुछ तो राहत मिली. एग्जैक्टली. एक एडवाइस जो आप यंगस्टर्स को देना चाहें, एवरीवन, बी इट अ बडिंग एक्शन डायरेक्टर, अ स्टंटमैन, अ कोरियोग्राफर और अ राइटर, अ डायरेक्टर, ऑफ-बीट करियर्स जिन्होंने चूज किए हैं लाइफ में, तो वो कैसे अपने आप को डिसअपॉइंट होने से बचा सकते हैं? Like what is that one piece of advice you'll give it to them? से डिसअपॉइंट से बचाने के लिए सिर्फ अपने आप को जो है ना कूल रखना चाहिए. Okay. फिर मेरा जो रिफ्लेक्शन है ना, वही लोगों की नज़र में आना चाहिए. Okay. इफ आई एम गुड फॉर एवरीवन विल बी गुड फॉर मी. Yeah. तो मेरा जो अपना बिहेवियर है ना, वो मुझे अपने किसी के भी डिसअपॉइंटमेंट से बचाएगा. अच्छा. अगर मैं लोगों की कदर करूंगा तो लोग मेरी कदर करेंगे. तो मैं चाहूँगा कि बड़े हमारे यूनिट में छोटे से बड़े सभी किस्म के लोग रहते हैं. Yeah. तो हमको सबसे प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए. यू गिव रिस्पेक्ट, यू विल गेट रिस्पेक्ट. Absolutely. Superb sir. Sir, और एक लास्ट 2 क्वेश्चंस है. श्याम कौशल जी के साथ काम करने का कोई एक्सपीरियंस, कोई जी, श्याम कौशल जी के साथ मैंने काम किया था. उनका एक्चुअली स्टाइल कैसे डिफरेंट था? नहीं, मैंने बहुत लॉन्ग बैक काम किया. जैसे मैंने बताया कि मैं 2006 में एक्शन डायरेक्टर टर्न अप हो गया. तो मैंने उनके पहले, जैसे जब फ्रीलांसर था उस टाइम पे, मैंने एक आपने देखा होगा शायद चाणक्य सीरियल आती थी. यस. तो उस चाणक्य सीरियल में मैंने पूरे क्राउड में काम किया था. अच्छा. जहाँ हॉर्स राइडिंग वगैरह हम लोगों ने किए थे. तो Yeah. जो विदाउट सैडल हॉर्स राइडिंग वगैरह हाँ. थी, तो वो सब मैंने किया था. हाँ. एंड ही इज टू स्वीट पर्सन. या. श्याम कौशल जी काफ़ी स्वीट आदमी है. हाँ. मतलब मैं इसलिए नहीं बोलूँ कि मैंने उनके साथ काम किया या मैं उनको जानता हूँ, बट मैंने देखा है उनको. Yeah. लाइक वो हमारे साथ कमेटी में भी थे. एंड उनकी सेंसिबिलिटी हमेशा प्रोग्रेस की तरफ होती थी. To culminate everything, movies, films आपके लिए क्या मायने रखते हैं? लाइफ, ये सब मेरी लाइफ है. मतलब मैं तो हमेशा यही चाहूँगा कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का. Yeah, that's true. तो फिल्म्स आर माय लाइफ, मूवीज आर मतलब माय वर्क. मेरा जो काम, मेरा जो पैशन है, वो मैं चाहूँगा कि ज़िंदगी भर मैं यही गुजारूँ बस. Wow, sir. Very nice. Thank you so much, sir.
आई मीन नॉट जस्ट मुझे बट यहाँ पे जितने भी लोग अभी हैं उन सबको भी आपसे सीखने को मिला, और जब ये पॉडकास्ट ऑन एयर जाएगा there will be so many people learning so much from you, Thank you and so I much. hope it reaches the Indian government also, and yeah, जो it आपका should reach. vision है it should come into because practice. मैं संभाजी निमलकर जो मिनिस्टर थे उनसे मिलकर भी आया था, फिर उसके बाद राधा कृष्ण जो अपोजिशन में थे उनसे भी मिला था, मतलब मैंने बहुत लोगों से मिला, बट वहाँ पर मैं अपनी इंडियन मिनिस्ट्री कहिए या जो इंडियन पॉलिटिशियंस जो है ना वो उनका ध्यान जो है ना मतलब फिल्म इंडस्ट्री तो नहीं है। एंड मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री से लाखों करोड़ रुपया जनरेट होता है इन द नेम ऑफ टैक्स। आप देखो एक टिकट के ऊपर कितना टैक्स है, ये तो वो टिकट के ऊपर है जो फिल्म रिलीज हुई है। जब फिल्म बनते बनते हर यूनिट मेंबर इनकम टैक्स पे करता है, जीएसटी पे करता है। हाँ, तो कितना बड़ा रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है और गवर्नमेंट का ध्यान उसी सेक्टर की तरफ नहीं है। आज भी फिल्म इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री का हम लोग, आप और मैं कहने के लिए फिल्म इंडस्ट्री बोल रहे, बट बुक्स ऑफ गवर्नमेंट में कहीं भी हमारे इस काम को एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को इंडस्ट्री नहीं कहा गया है। एक रिस्पेक्ट भी बहुत जगह नहीं मिलती, जो कि आई थिंक यहाँ के लोग सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, the film industry is not an industry, it is called as unorganized sector. मैं बता रहा हूँ कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं इतना इनकम टैक्सेस लॉ के पास घुमा हूँ, इतना जीएसटी का इसका उसका सारी चीज़ें मैं घुमा हूँ। इवन कई लाइक बीच में विपुल शाह जी ने हम लोगों पे केस कर दिया था किसी चीज़ को लेकर के, तो हम लोग दिल्ली तक चले गए थे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में। तो वहाँ जाने के बाद हमको हमारी औकात पता चली कि फिल्म इंडस्ट्री को सिर्फ एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। वी आर नॉट इवन कॉल्ड इंडस्ट्री बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो सैड। मैं आपको बताता हूँ कि 2015 या 2016 में जब डीमोनेटाइज हुआ था, जिस वक्त उस वक्त में एक एक्सीडेंट हुआ था तमिल फिल्म के अंदर, जहाँ लोग हेलीकॉप्टर से 2 स्टंटमैन जंप किए थे और पानी में डूब गए थे। काफ़ी वायरल हुआ था ये चीज़। तो उस टाइम पे एक डिबेट का चांस मिला था, उस डिबेट में मैं बैठने वाला था। लेकिन मूवीज को वैसे भी आप सेपरेट कहाँ कर सकते हो फैमिली से, आपकी खुद की लाइफ से, चाहे कोई भी हो, मिनिस्टर्स हो या फिर कोई भी प्रोफेशन से हो, एवरीवन वॉच सिनेमा, एवरीवन लव्स टू वॉच इट। मेरा मतलब ये टैक्सेस को कहने का मतलब सिर्फ यही था कि एटलीस्ट गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस सेक्टर्स पे। हम भाई, हम लोग जो है we the people of India, we the people of like we are part of this country. हम पूरे वर्ल्ड को एंटरटेन करते हैं भाई। हम आपको हंसाने की भी कोशिश करते हैं, आपको रुलाने की भी कोशिश करते हैं। हम आपके बुरे वक्त में आपको टीवी पर चीजें दिखा करके आपका टाइम पास करते हैं। कुछ तो ध्यान दे दो भाई। Exactly. That's so sweet. I'm gonna definitely add this one as a snippet कि कुछ तो ध्यान दे दो। All of us, we actually deserve थोड़ा सा attention from the Indian government also, and I hope that happens. Inshallah. So, yeah. Thank you so much for giving your time, sir. There is a sweet little gift that we want to give you. Oh, so sweet. Yeah. It's a book. So, yeah, it's a book. Oh. Yeah, you can just show it to the camera once. Tranquil Cemetery. So you can read it. Poems are beautiful. Just from literally, कहते हैं ना, एक हार्ट स्पेस से जब कोई कुछ लिखता है तो वो दूसरे की सोल तक पहुंचता है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं। दृष्टि भट्ट, या। और आप एक बार, ये स्पेशल मैसेज है फ्रॉम द राइटर, ऑटोग्राफ है। Thank you Specially for you. Give my regards to Dृष्टि, please. Yeah, So definitely. sweet of her. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you.